हाय लर्नर्स, वेलकम यू ऑल टू द बैक बेंचर्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। एम्बर एंड एम्बर चैप्टर 3 जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। इस पोर्शन, इस टॉपिक के साथ और चैप्टर 3 के साथ एम्बर एंड एम्बर के अंदर में वी आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सेक्शन। एंथ्रोपोलॉजी की 4 मेजर ब्रांच आपको पहले हमने बताया था। इसके अंदर में से सोशल, कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक और जो हमारी बची हुई एक मेजर ब्रांच है वो है फिजिकल बायोलॉजिकल। तो जेनेटिक्स इवोल्यूशन जो है ये इसी पोर्शन के साथ में डील करता है। 2 हफ्ते के अंदर में लास्ट हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हुए हैं। हमारा अटेम्प्ट ऑल्दो है कि हम 2 से 3 लेक्चर्स हर वीक लेके आएँ, बट बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशनिंग फेज अभी हम क्या कर रहे हैं, बैक बेंचर क्लासेस के ऊपर सारे लेक्चर्स को लेके आ रहे हैं जो कि एग्जाम रेलिवेंट है। जीएस, ऑप्शनल, बुक सीरीज, एनसीईआरटी सारे कोर्सेज वो बैक बेंचर्स क्लासेस पे जाएंगे। बीच में हमारे पहले 2 लेक्चर्स थे वो शूट होकर गफलत पे गए थे, ऑल्दो मैंने उसको यहाँ पर भी रिकॉर्ड करके डाल दिया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने उनको वीडियोस को हटा दिया, रिमूव कर दिया गफलत से। वो आपके दोनों वीडियोस यहाँ पर आ गए। फाइल्स मैंने ऑलरेडी शेयर की थी टेलीग्राम आईडी के ऊपर, आपको पहले से बताया हुआ है। इन आईडीज के ऊपर आप सारी आईडीज के ऊपर जुड़ जाओ। कोई कंटेंट कहीं पे जाता है, कोई कहीं पे जाता है। इट इज बेटर टू बी सेफ ऑन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। एंथ्रोपोलॉजी रिकॉर्डेड बाय उत्कर्ष सिंह जो हमारा है @द गफलत और बैक बेंचर्स क्लासेस। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पर नीचे आईडी दी हुई है उत्कर्ष सिंह _here। कोई भी आपके डाउट हो या हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, एडवांस बैचेस के अंदर में अगर आपको एनरोलमेंट करना हो तो ईमेल आईडी नीचे दी हुई है okutkarsingh@gmail.com, ठीक है ना। इसके बारे में मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। जो बच्चे पेड कोर्सेज के अंदर में एनरोलमेंट करना चाहते हैं, फाउंडेशन के नोट, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, एडवांस बैचेस, एनरिचमेंट, आंसर राइटिंग सेशंस, अलग अलग प्रोग्राम हमारे पास अलग अलग फीचर हैं जिनकी अलग अलग फ़ी है। ये पेड बैचेस होते हैं जिसके अंदर में आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। जिसको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, मैंने ऑलरेडी बताया आप कहाँ पर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर एक बार मैं आपको ऑल ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है ना। कोई भी आपका डाउट हुआ करे, कुछ भी आपको पूछना हो, आपको अगर आईडीज ना मिल रही हो कोई भी, कमेंट सेक्शन के अंदर में ड्रॉप कर दिया करो कमेंट, हम आपको वहीं पे लिंक डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देंगे, चाहे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी हो तो, ठीक है। जो इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं उनके लिए ईमेल आईडी भी लिखी हुई है okutkarsingh@gmail.com। अब जेनेटिक्स इवोल्यूशन के अंदर में क्या बात बताई गई है, सबसे पहला पैराग्राफ जो इस चैप्टर का है वो हमें इंट्रोड्यूस करता है द बिग टाइमलाइन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड द अर्थ। कैसे दुनिया की शुरुआत हुई, कैसे पूरा कायनात है जो बनी है, लाइफ कैसे एमर्ज की और कब एमर्ज की, ठीक है। तो ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना है, जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो इवोल्यूशनिस्ट हैं, उनका मानना है कि पूरा का पूरा जो क्रिएशन का टाइम पीरियड है, जो सारी संरचनाएं आपको दिखाई देती हैं आज के समय में, ये 15 बिलियन ईयर से भी ज़्यादा का समय, ठीक है। हमारे धरती का जो इतिहास है वो तो 4.5 बिलियन ईयर के आसपास है, 4.6 बिलियन ईयर। लेकिन पूरी दुनिया कायनात की बात करोगे तो 15 बिलियन ईयर का लंबा टाइम पीरियड आपको दिखाई देता है। अच्छा, अब ये 15 बिलियन ईयर का टाइम पीरियड पढ़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत ब्रॉड टाइम पीरियड है। इसलिए एक सज्जन, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आपने शायद कई लोग ने सुना होगा पहले, कार्ल सगान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पूरे 15 बिलियन ईयर के टाइम पीरियड को कंसाइज कर दिया, कंप्रेस कर दिया इनटू 1 ईयर। 15 बिलियन ईयर को इन्होंने 1 ईयर के अंदर में कंप्रेस कर दिया, जहां पर इन्होंने कहा कि हर जो यहां पर 24 दिन है वो लगभग 1 बिलियन ईयर को रिप्रेजेंट करता है, और 1 सेकेंड यहां पर इनके कैलेंडर में जो है वो 475 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर डे बाय डे, आर बाय आर, मिनट्स बाय मिनट क्या क्या मेजर इवेंट अर्थ की पूरी हिस्ट्री में अकर किए हैं वो यहाँ पर बताने की कोशिश की है। इस कंप्रेस्ड वर्जन के साथ हम जो बहुत बड़े बड़े इवेंट है जैसे बिग बैंग, धरती की शुरुआत, मैमल्स कब आए, डायनासोर्स कब आए, कब गए, इसको हम एक शॉर्ट विंडो के अंदर में देख सकते हैं। और इसका एक और सिग्निफिकेंस, अगर आप इसको फिलोसफिकली भी देखना चाहो ना, तो ये हमारी इनसिग्निफिकेंस एज ए स्पीशीज को भी समझाता है। हमारी आदत है कि हम अपने आप को मास्टर स्पीशीज या मास्टर रेस के तौर पर देखते हैं। न जाने कितनी स्पीशीज आई, कितनी स्पीशीज गई, हमें आज के समय में लगता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, है ना। भगवान के बाद कोई है तो वो हम ही हैं धरती के ऊपर, सबसे बेस्ट क्रिएशन है ईश्वर की, है ना। लेकिन अगर हम अपना पूरा का पूरा टाइम पीरियड देखेंगे इस पूरे कैलेंडर के अंदर में, हमारी एग्जिस्टेंस या हमारे जैसे क्रीचर्स की एग्जिस्टेंस 90 मिनट की भी नहीं है ना। 31 दिसंबर को इन्होंने कैलेंडर को बनाया हुआ है ना पूरा, तो 31 दिसंबर को ये कहते हैं कि 10:30 बजे पहली बार ह्यूमन लाइक क्रीचर्स आए, वो भी मॉडर्न ह्यूमंस नहीं, ह्यूमन लाइक क्रीचर्स, हमसे जो, जैसे निएंडरथल को भी आप वहाँ पे रखोगे, होमो इरेक्टस को रखोगे, होमो हैबिलस को रखोगे, डेनिसोवंस को रखोगे, कितनी सारी स्पीशीज आई जो आज नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गई। तो हमारे जैसे क्रीचर्स को मिला करके पूरा जो समय इस कैलेंडर में हमने लिया है वो 90 मिनट का, और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। डायनासोर एक समय में मास्टर रेस थे, वो भी आए गए। तो इन्होंने जनवरी 1 से सारी चीज़ को शुरू की है, जहाँ पर बिग बैंग हो रहा है, यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो दिखाई दे रहा है। 25 सितंबर को ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर।
31 दिसंबर को 10:30 बजे पहला ह्यूमन लाइक जो प्राइमेट है वो आपको अपीयर करते हुए दिखाई देगा, है ना। और अगर मॉडर्न ह्यूमंस की बात करोगे, जो हमारे ऐसे लोग हैं होमो सेपियन सेपियन, तो वो तो इसमें कुछ मिनटों के मेहमान होंगे। इस 90 मिनट के दौरान में भी कुछ मिनट, चंद सेकंड के मेहमान आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये कैलेंडर इसको वर्टिकल फॉर्मेट में जनवरी, फैब, मार्च से लेकर के पूरा दिसंबर तक का टाइम पीरियड दिखाया हुआ है। दिसंबर को खासकर यहाँ पर जूम करके इसमें दिखाया गया है, और मंथ का जो चार्ट है वो इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है। जनवरी में न्यू ईयर डे के दिन बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, जो कि लगभग 14 बिलियन ईयर के आसपास है। मार्च में मिल्की वे गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगस्त में सन और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। 4.5 धरती की भी जो शुरुआत है इसी समय में आपको दिखाई देती है। इसी तरीके से अलग अलग जो स्पीशीज है, अलग अलग जो जीनस है, अलग अलग ऑर्डर्स, क्लासेस, ये आपके अपीयर होते गए। नाउ इसी का एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ऑल्दो ये आपके एम्बर नंबर में नहीं दिया है, बट आपके सिर्फ इंटरेस्ट को, जिज्ञासा को बूस्ट करने के लिए, समझाने के लिए हमने डाला हुआ है। आप पीपीटी के अंदर में क्लास जब खत्म होगी तो एक बार उसको आराम से बैठ करके देख लीजिएगा। जो अलग अलग इवोल्यूशनरी इवेंट हुए हैं वो भी यहाँ पर एक चार्ट के अंदर में हमने समराइज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल 55 to 65 मिलियन ईयर को पहले सबसे पहले प्राइमेट्स यहाँ पर अपीयर किए। आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द टर्म प्राइमेट। हम सब क्या हैं, किंगडम एनिमेलिया के अंदर में आते हैं, ठीक है ना। सारे जीव जंतु जितने भी फॉर्म्स हैं, लिविंग फॉर्म्स, वो आपके किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। पढ़ा होगा आपने ना 3 किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। और इस एनिमेलिया के अंदर में भी फर्दर बहुत सारी सब ग्रुपिंग है। काफ़ी नीचे आओगे आप जब इस क्लासिफिकेशन में, तो एक लेवल आता है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आती है जिसको आप क्लास कहते हो। अब उस क्लास मेमेलिया क्लास भी बहुत सारी हैं, एव्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, है ना, पाइसेस है, उसमें से एक हम हैं मैमल्स। और मैमल्स के अंदर में भी कितने सारे डजन्स ऑफ ऑर्डर्स, आपको डजन भर ऑर्डर दिखाई देते हैं, जिसमें काइरोप्टेरा है, बैट वगैरह आते हैं, प्रोबिस्क्वाइडिया के अंदर में हाथी आता है, कार्निवोरा के अंदर में कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, लेपर्ड, तेंदुए, ये सारे के सारे आपको आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। सिटीशिया है, सिरीनिया है, सी ड्वेलिंग एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं ये सब उसमें आते हैं। ऑलराइट, देन रोडेंशिया के मेंबर्स है, रोडेंट सारे के आ जाएंगे इसमें, अंगुलाटा के मेंबर्स हैं, इंसेक्टिवोरा, बहुत सारे। इनमें से एक हमारा ऑर्डर है जिसको आप ऑर्डर प्राइमेटा कहते हो। तो प्राइमेटा क्या है या प्राइमेट क्या है? एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, एक यूनिट है, ठीक है ना। और ये प्राइमेट का जो अपीयरेंस आपको दिखाई दिया लगभग इस टाइम पीरियड में 55 to 65 मिलियन। एक चीज़ जो एम्बर नंबर में नहीं दिया आपको बताते चलें, देखिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इस यूनिट को आप पढ़ रहे हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले से पता होना, जीटीएस। ऑल्दो हमें पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल नहीं पढ़नी होती है, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भ विज्ञान के साथ जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए पूरी टेबल रेलिवेंट है। हमारे लिए सिनोजोइक जो एरा है ना, उतना काफ़ी है। सिनोजोइक एरा को आप पढ़ लो, उतना काफ़ी है। तो आप में से जो लोग, जिनको पहले से आता है, अच्छी बात है, चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। जिनको नहीं पता है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर में आप डाल दो कि प्लीज़ जीटीएस के ऊपर एक वीडियो हमें चाहिए होगा, तो मैं आपको 8-10 मिनट का एक डिटेल्ड जीटीएस का वीडियो बना दूंगा, हर एक चीज़ को उसमें समझा दूंगा, और उसको याद कैसे कर सको आप, रिटेन कैसे कर सको, उसके भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे दूंगा, ठीक है ना। तो जीटीएस क्या है? जैसे हमारे पास कैलेंडर होता है, कैलेंडर के अंदर में मंथ्स हैं, है ना। मंथ्स के अंदर में आपको ईयर जो है वो मंथ्स में बटा है, मंथ्स जो है वो डेज में बटे हैं, डेज जो है वो आवर्स, मिनट, सेकंड में बटे हुए। तो ऐसे ये पूरा अर्थ का एक कैलेंडर आप समझ लो, जीटीएस अर्थ का कैलेंडर है, जो अर्थ की शुरुआत 4.6 बिलियन ईयर के आसपास से लेकर के चलता है। अलग अलग जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस रॉक्स जो आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं, अलग अलग क्रीचर्स, एम्फीबियंस कब आए, रेप्टाइल्स कब आए, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, जो एंजियोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म कब आए, ठीक है, मैमल्स कब आए, ये पूरी ट्रेजेक्ट्री वहाँ पर आपको इसके अंदर में दिखाई देती है। और ये पूरे जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उसको साइंटिस्ट ने अलग अलग यूनिट्स में बांटा हुआ है। इन यूनिट्स को सबसे बड़ी यूनिट सुपर इयॉन कहलाती है। सुपर इयॉन के अंदर में जो सब यूनिट है उसको आप इयॉन्स कहते हो। इयॉन भी बिलियन ऑफ ईयर में चलती है। इयॉन के अंदर में फर्दर छोटी यूनिट जो है उसको आप एरास कहते हो, ये भी कई मिलियन ईयरों में चलता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में चलता है ना। हम लोग जो हैं वो एरा से चीज़ों को पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। इयॉन, सुपर इयॉन तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। हम जिस एरा के अंदर में है इसको आप सीनोजोइक एरा कहते हो। और सीनोजोइक एरा 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक क्वार्टरनरी पीरियड और एक टर्शरी पीरियड, ठीक है ना। हम लोग फिलहाल क्वार्टरनरी पीरियड के अंदर में जो एक फर्दर सब यूनिट है जिसको आप कहते हो होलोसीन इपॉक, उसके अंदर में आते हैं। ये जो सीनोजोइक एरा है, इसका शुरुआत होने से पहले एक और आपका एरा था, पिछला एरा इससे, जिसको आप मीजोजोइक एरा कहते हो। इस मीजोजोइक एरा के अंदर में ही डायनासोर्स धरती पे प्रोलिफरेट कर रहे थे, उनका राज था। ये जो मीजोजोइक एरा है ये भी कई सारे पीरियड्स में बटा हुआ है। जैसे हमारा सीनोजोइक एरा हमने बताया क्वार्टरनरी और टर्शरी में बटा हुआ है। मीजोजोइक एरा जो है जिसमें हम नहीं थे, डायनासोर्स का राज था, तो वो भी आपके 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। क्रिटेशियस जो है वो लास्ट पीरियड था आपके मीजोजोइक एरा का। और इसी समय
जो क्रेटेशियस का अंत है लगभग 65 मिलियन ईयर के आसपास में, वहाँ पर एक मास एक्सटिंक्शन का इवेंट होता है, जिसमें माना जाता है कि सारे जो उस समय कई सारे इंपॉर्टेंट लाइफ फॉर्म्स स्पीशीज थी, इनफैक्ट डायनासोर्स पूरी तरीके से विलुप्त हो गए, इरेडिकेट हो गए, गायब हो गए। ठीक है ना। तो हमारी जो ओरिजिन है कि कहानी जो है वो इसी मास एक्सटिंक्शन के इवेंट के साथ में जुड़ी है। 65 मिलियन ईयर के आसपास में ये गायब हो रहे हैं और प्राइमेट्स का जो अपीयरेंस है, जो प्रोलिफरेशन आपको दिखाई दे रहा है। प्राइमेट्स यूजुअली आज के समय में जो रोडेंट्स होते हैं छोटे मोटे, है ना, उनकी तरह उनके साइज़ के थे, गिलेरी के साइज़ के थे। अर्ली प्राइमेट्स आर्बोरियल थे, पेड़ों पे रहते थे, है ना। इनका विजन काफ़ी शार्प था, ज़रूरत थी उसकी, और डिजिट्स जो थे इनके काफ़ी फ्लेक्सिबल थे, प्लस ग्रास्पिंग एबिलिटी हुआ करती थी। पेड़ों पे लटकना है तो ग्रास्पिंग एबिलिटी तो चाहिए आपको। 35 मिलियन के आसपास में पहले मंकीज़ और एप्स एमर्ज कर रहे हैं। 15 मिलियन के आसपास पहला इमीडिएट एप लाइक एंसेस्टर जो ह्यूमन का है वो आपको एमर्ज करते हुए दिखाई देता है। और 4 मिलियन ईयर के आसपास फर्स्ट ह्यूमन लाइक बींग्स, या जिनको आप होमिनिन्स कहते हो, ये अपीयर करते हैं, जिनमें कई सारे ट्रेड्स और फीचर ऐसे थे जिसके बेसिस पे आप उनको कह सकते थे कि ये मॉडर्न ह्यूमन से रिलेटेड है, काफ़ी क्लोज हैं, है ना। तो आपकी जितनी भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसी जो जीनस है ना, इसके अंदर में भी कई सारी स्पीशीज़ हैं, फारेंसिस, अफ्रीकेनस, अनामेंसिस, है ना, बोसी है, सिडीबा है, और भी कई सारे ग्रुप्स हैं। तो ये सबका जो एमर्जेंस है, ये जीनस का, इन फॉर्म्स का एमर्जेंस, वो भी 4 मिलियन के आसपास में है। और इसी समय के आसपास सबसे पहले स्टोन टूल्स बने। हमारे पास जो अर्लीस्ट स्टोन टूल के एविडेंस है आज के समय में वो 33 लाख साल पुराने, यानी 3.3, और समय के साथ हो सकता है हमें और पुराने स्टोन टूल्स मिले। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। देन लगभग 1 लाख साल पहले मॉडर्न लुकिंग ह्यूमंस जो हैं आपके, वो इवॉल्व होते हैं, और हमारे जैसे जो मॉडर्न सेपियंस हैं इनका अपीयरेंस और भी 40-50 हज़ार साल बाद, यानी कि स्टोन एज का जो आखिरी हिस्सा था जिसको आप अपर पेलोथिक कहते हो, उसके अंदर में होता है, उसके अंदर में चीज़ होगी। ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ आपके इस हिस्से में बताई गई है। अब आदिकाल से धरती की शुरुआत कैसे हुई, किसने बनाया, क्रिएशन कैसे हुआ, इसके ऊपर अलग अलग लोग के अलग विचार हैं। समय के साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ता गया। उसके बढ़ने की एक वजह भी थी, बिकॉज माइक्रोस्कोपी जो है बहुत तेज़ी से हमें नए नए रास्ते दिखा रही थी। जब तक माइक्रोस्कोपी नहीं था तब तक आपने सेल को ही नहीं देखा था, सेल के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल उसी को नहीं देखा था। तो बिना चीज़ों को देखे जाने, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स को समझे, आपकी जो सोच थी वो ज़्यादातर ऐसी थी कि ईश्वर ने, भगवानों ने दुनिया को बनाया, और हर रिलीजन में सेम बिलीफ है ना। ज़्यादातर ये जो साइंसेज हैं, डिस्कवरीज़ हैं, सेल की, माइक्रोस्कोपी की, सब वेस्टर्न ओरिजिन की हैं। हमारी भारत में तो हमारा तो कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं उसके अंदर में, ऑलराइट। या और भी कई सारे जो देश हैं, दुनिया में इतने सारे देश हैं, ज़्यादातर जो ये पूरा का पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये जो मॉडर्न मॉलिकुलर बायोलॉजी है, आपकी जेनेटिक्स की फील्ड है, ये सब यूरोपियन, ब्रिटिश, वेस्टर्नर्स, अमेरिकन, ये सारे स्कॉलर्स इसके अंदर में इन्वॉल्व थे, है ना। तो इसीलिए इनके टर्म्स में बात होती है। ये लोग बताते हैं कि एक समय था प्री एनलाइटनमेंट, जब बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन होते थे हर चीज़ के। अगर वजह ढूंढनी है आपको तो बाइबल के बेसिस पे, ग्रंथों के बेसिस पे वो सारी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस्लाम और हिंदुज़म में भी वैसा ही है। अगर ये सारी डिस्कवरीज इस्लाम में हुई होती, अगर हिंदुज़म में हुई थी, तो हम वही कहते हैं कि भाई शास्त्रों के बेसिस पे हो रहा है, कुरान और हदीत के बेसिस पे हो रहा है। पर यहाँ पर बात की जाती है बाइबल की। ठीक है, चर्च की अथॉरिटी थी जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। कोई अगर साइंटिफिक बातें करता था, तौर तरीकों की बातें करता था, एक्सपेरिमेंट करता था, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता था, पब्लिकली रिडिक्यूल किया जाता था, परेशान किया जाता था। ठीक है ना, एट्रोसिटीज़ का सामना करना पड़ता था। तो इस समय के अंदर में आप अर्ली टाइम पीरियड, जो एंशिएंट, अर्ली मिडीवल टाइम पीरियड है, इसमें लोगों की क्या राय थी। जैसे 4th सेंचुरी BC में प्लेटो और एरिस्टोटल का मानना था कि एनिमल और प्लांट जो हैं वो एक ही कैटेगरी के अंदर में आते हैं। ठीक है ना। ऑल्दो इसमें से जो ज़्यादा परफेक्ट है वो कौन है, डेफिनेटली ह्यूमंस हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है, हम अपने तरफ फोकस्ड रहते हैं, है ना, हम अपने को ही बड़ा मानते हैं। तो प्लांट चल नहीं सकते, एनिमल हमारी तरफ बोल नहीं सकते, ये सारी चीज़ें हैं, ऑलराइट। तो उनको रख दिया कि वो भी हमारी ग्रुपिंग में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, बट वो हमसे अलग हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं। बाद के समय में आप देखोगे एक आइडिया आया जिसको कुछ लोगों ने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था, प्लोटिनस एंड मैक्रोबियस। इन्होंने एक चीज़ को डेवलप किया था जिसको चेन ऑफ बीइंग बोलते हैं। ये चेन ऑफ बीइंग ईश्वर से लेकर के अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उन तक एक श्रृंखला को, एक चेन को ड्रॉ करता है, जो कुछ इस तरीके का आपका होता है ना, कि सबसे ऊपर तो इस चेन में भगवान है, सबसे ऊपर की जो कड़ी है, फिर इंसान आता है, और इंसान के बाद अलग अलग जो जीनस है, अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं, अलग अलग एनिमल्स, लाइफ फॉर्म्स है, वो इसके अंदर में आती है। तो पूरा इसने ट्रेस किया था, कनेक्शन एक ब्रेकलेस, इसके अंदर में कोई भी लूज फिटिंग नहीं थी, इसके अंदर में कोई भी गैप आपको नहीं दिखाई देता था, है ना। अब यहाँ पर इस तरीके के आइडिया के अंदर में लोगों को एक्सटिंक्शन के ऊपर विश्वास नहीं होता था कि एक्सटिंक्शन जैसी कोई चीज़ हो सकती है। वाई, बिकॉज इस चेन की खासियत क्या थी कि ये जो चेन पूरी है
ईश्वर से लेकर के अलग अलग लाइफ फॉर्म्स तक आ रही है, ये एक परफेक्ट क्रिएशन की डिज़ाइन है। ईश्वर की जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट है, उसके अंदर में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, कोई गलती नहीं हो सकती। एक्सटिंक्शन एक गलती को दिखाता है कि भाई अगर आपने परफेक्ट डिज़ाइन बनाई है तो उसको आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना करके मार्केट में उतार रही है, उसको वापस विड्रॉ करने का मार्केट से दो रीज़न हो सकता है। या तो उस प्रोडक्ट के अंदर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स केमिकल्स गलती से या किसी भी वजह से चले गए जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, या तो आपने पैकेजिंग के अंदर में या उसकी जो भी कह लो आप, उसकी कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी जिसकी वजह से आप उसको वापस ले रहे हो। अदरवाइज तो चला गया, मार्केट में उतरा, खरीदा लोगों ने, सबके घरों में गया, लोगों ने कंज्यूम किया। तो किसी भी चीज़ को जब वापस बुलाते हो तो वापस बुलाने का मतलब उसमें कोई त्रुटि रही होगी। और ये लोग जो थे, ये क्रिएशनिस्ट, कि भगवान ही सबसे ऊपर है, भगवान ने सब कुछ बनाया है, ये पूरी सृष्टि, पूरा जीवन जो है भगवान की डिज़ाइन है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। और त्रुटि नहीं हो सकती इसलिए एक्सटिंक्शन भी नहीं होगा। एक्सटिंक्शन का मतलब है कि कुछ कमी रही होगी, कुछ ऐसे जीव जंतु रहे होंगे जिनमें कोई कमी रही होगी, या वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टेड नहीं रहेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? भगवान ने बना के भेजा है तो भगवान ने सब परफेक्ट ही बनाया ना। लेकिन जैसे जैसे फॉसिल्स की डिस्कवरी होने लगी, जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, डेटिंग टेक्निक्स, मेथड, ये सारी चीज़ें आई, एक्सकवेशन होने लगे, तो ये आइडिया एक्सटिंक्शन का एमर्ज हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। बट ये क्रिएशनिस्ट और ये सारे लोग जो इस तरीके की चेन को बता रहे हैं, ठीक है ना, वो इस एक्सटिंक्शन को नहीं मानते थे कि डिसअपियरेंस ऑफ ए स्पीशीज वुड थ्रेटन द ट्रस्ट इन गॉड्स परफेक्ट क्रिएशन। तो इसलिए माना ही नहीं जाता था। और फिक्स लिंक था, एवरी लिंक इन द चेन वॉज नेसेसरी एंड इट इज़ परमानेंट। इसके अंदर में कोई लूज कनेक्शन या लूज फिटिंग जैसे मैंने बताया नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पर थोड़ा हम आगे के समय में जाते हैं, तो एक लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में आप सबने सुना होगा, कार्लोस या कार्ल लीनिस या लीने भी कई लोग कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन उतना मैटर नहीं करता, जो भी बुलाना आप बुला सकते हो। इनका जिक्र करता है कि ये एक अगला स्टेप था हमारे जो भी क्रिएशन इवोल्यूशन की बातें हैं, इनके अंदर में एक अगला नाम इनका आना चाहिए, लीनियस साहब का। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया था। इनका एक वर्क है जिसको आप सिस्टम नेचुरो कहते हो। इस सिस्टम नेचुरे के अंदर में इन्होंने प्लांट्स, ह्यूमंस को प्राइमेट की कैटेगरी में रखा था, सॉरी ह्यूमंस को और प्राइमेट्स को, ह्यूमन को और एप को, सॉरी प्राइमेट की कैटेगरी के अंदर में प्लेस कर दिया हुआ था। ऑल्दो ये इवोल्यूशन को नहीं मानते थे, ये एंटी इवोल्यूशनिस्ट थे, फिर भी जो इनकी ये प्लेसमेंट है ना ऑफ एप्स एंड ह्यूमन इन द सेम कैटेगरी दैट इज प्राइमेट, इसने कई लोगों को ये एक फ्रेमवर्क के तौर पे दिखाया। कई लोग के दिमाग में आइडिया आया कि हाँ, प्रोबेबली ह्यूमंस हैव एमर्ज फ्रॉम एप लाइक क्रीचर्स, इनके बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है। ये ऐसा नहीं मानते थे, ये तो इवोल्यूशन के डिज़ाइन में मानते ही नहीं थे, एंटी इवोल्यूशनिस्ट हैं। पर इनकी ये प्लेसमेंट जो कोइंसिडेंटल हो सकती है या किसी भी वजह से हो सकती है, उसने एक नए विचारधारा को पिरोने में, जन्म देने में काफ़ी हेल्प की। ठीक है, अगला इसके बाद लेमार्क का नाम आ जाता है। 1707 से 78 तक लीनियस साहब का समय था, इनकी जन्म और मृत्यु का समय दिया हुआ है। 44 से 1829 तक लेमार्क का समय आता है। जब डार्विन अपने शुरुआती वर्क और जो उनकी वॉयस थी ना उस पर जा रहे थे, तब तक इनकी डेथ भी हो चुकी थी लेमार्क साहब की। लेकिन लेमार्क साहब ने डार्विन से पहले सबसे पहला जो आइडिया ऑफ इवोल्यूशन है या इनहेरिटेंस है, इसका क्रेडिट इनको जाता है, लेमार्क को। ठीक है ना, तो लेमार्क की जो थ्योरी, उसको आप कहते हो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। ये कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग ट्रेड्स को डेवलप करता है, जो भी उसकी नेसेसिटी है। जिसके अंदर में इन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई जिराफ जो था पहले तो शीप या गोट के साइज का एनिमल था। ठीक है, छोटी साइज थी उसकी, नेक भी छोटी थी, उसकी बॉडी भी छोटी थी। अब शुरुआत में तो ये ग्रेजिंग करता था, इसको घास फूस पत्ते मिल जाते थे। बाद के समय में जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आए या नई नीशेस के अंदर में जो पत्तियां थी वो काफ़ी ऊंचाई के इलाके में थी, पेड़ों की टहनियों पे थी, ऊपर थी, ब्रांचेस काफ़ी ऊपर थी। अब ये वहाँ तक पहुँच ना पाई, इसने कोशिश काफ़ी की पहुँचने की, पर दिक्कत होती थी। तो एक कंटिन्यूअस एफर्ट यहाँ पर, एक नई नीड आई कि भाई टॉलर नेक चाहिए होती है, टॉलर नेक होती तो पहुँच जाते हैं। तो इस नीड की वजह से कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेन पड़ा जिराफ की नेक के ऊपर, जो छोटा क्रीचर हुआ करता था, और लगातार अपनी नेक को स्ट्रेच करने की वजह से कंटिन्यूअस प्रेशर डेवलप हुआ, जिससे ओवर जनरेशन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो नेक है वो एनलार्ज हो गई। अब ये जब नेक इसकी एनलार्ज हो गई, ये क्या है, एक एडेप्टिव ट्रेट है। अब ये उसको हेल्प करेगा ऊंची ऊंची घासों तक, पत्तियों तक पहुंचने में। वो इसके ऊपर फीड करेगा, सर्वाइव करेगा, लंबा जीवन जिएगा और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि भूखे मर जाएगा, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। उसका जो ये ट्रेट है, ये कैसा ट्रेट है, ये एक्वायर्ड ट्रेट है, बिकॉज वो इसके साथ जन्म नहीं लिया था। हम जिन चीज़ों के साथ जन्म लेते हैं उन ट्रेट्स को इन्नेट ट्रेट्स कहते हैं, INNATE।
और जो चीज़ हम बाद में एक्वायर करते हैं वो क्या होती है, एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं। तो ये जो लंबी नेक है जो डेवलप हुई इतने सारे प्रयासों के बाद, इतनी मेहनत, इतना कंटिन्यूस प्रेशर के बाद, ये एक्वायर्ड ट्रेट है और इसको फिर वो क्या करेगा, अगले जनरेशन के अंदर में पास ऑन करेगा। इसीलिए इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। लॉन्ग नेक एक्वायर्ड ट्रेट है और इसका इनहेरिटेंस यानी अगली जनरेशन में इसको पास डाउन किया जाएगा। वो पास डाउन तभी हो पा रहा है बिकॉज ये सर्वाइव किया, और सर्वाइव तभी किया जब घासों तक पहुंचा, टॉलर जो लीव्स है उन तक पहुंचा। टॉलर लीव्स तक तभी पहुंचा जब इसकी जो लेंथ है नेक की वो आपकी इंक्रीज हुई, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हैं। अगर पहुंच ही नहीं पाता तो सर्वाइव नहीं करता, सर्वाइव नहीं करता तो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, रिप्रोड्यूस नहीं करता तो इसके जो ट्रेट्स है, एडेप्टिव ट्रेट्स, जो लक्षण हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं, वो आगे की जनरेशन में नहीं जाते हैं। तो इन्होंने इनहेरिटेंस का आइडिया पहले ही यहाँ पर इवन डार्विन से पहले दे दिया होता, बट इसके अंदर में बहुत खामियां थी। बिकॉज अब ये कुछ चीज़ें जो अगली हम 5 मिनट में बात करेंगे, ये आपके एम्बर एंड एम्बर में नहीं है, बट ये ज़रूरी है कि आपको बताया जाए। अदरवाइज सिर्फ एम्बर एंड एम्बर पढ़ोगे ना पेज टू पेज, तो कई सारे लिंक्स आप नहीं जोड़ पाओगे, कई सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो 5 मिनट में मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। लेमार्क यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेमार्क को ये चीज़ नहीं पता थी इनके समय में जब ये अपने आइडियाज़ को सामने रख रहे थे कि भाई सेल्स जो हमारी बॉडी में वो 2 तरीके की होती हैं, एक जर्म सेल होती है और एक आपकी बॉडी सेल होती है, ठीक है, जिसको सोमैटिक सेल भी आप कहते हो। आपके किसी के हाथों में पैरों में चोट लग रही है, इंजरी हो रही है, या फिर आप बॉडी बना रहे हो, मसल को बिल्ड कर रहे हो, ये सब चेंजेस जो है आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर में आ रहा है, आपके जर्म सेल में नहीं आते हैं, है ना। बाद में जाकर के एक विस्मान नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जर्म प्लाज्म की थ्योरी दी, उन्होंने फिर ये चीज़ को बताया, डिफ्रेंशिएट किया, और तब जाके दुनिया को पता चला कि भाई जो जर्मिनल सेल्स के अंदर में चेंज आएंगे, आपके गोनाडल सेल्स के अंदर में चेंज आएंगे, वो आपके अगली जनरेशन में जाएंगे। आपकी बॉडी सेल, सोमैटिक सेल में जो चेंज आ रहे हैं वो नहीं जाएंगे, है ना। अदरवाइज अगर ऐसा होता तो ब्लैक स्मिथ या आयरन स्मिथ इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, डेवलप हो जाती है, उनका बच्चा तो जन्म से ही बॉडी बिल्डर पैदा होता, है ना। एक और चीज़ आप देखोगे यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, इंडिया जैसे सोसाइटीज़ के अंदर में हमारे 16 संस्कार है, जिसमें से एक संस्कार होता है कर्ण भेद, ईयर की पियर्सिंग। पहले मेल फीमेल दोनों करते थे, आज के समय में फीमेल्स ही करती हैं, कुछ तो फीमेल्स भी नहीं कर रहे हैं, नहीं जिनको पसंद है, जो चीज़ जो ट्रेडिशन नहीं पसंद है। तो ये पियर्सिंग आप कर रहे हो, तो ये क्या है, एक एक्वायर्ड ट्रेट है, बट क्या ये आगे की जनरेशन में पास होता है? क्या अगले जनरेशन में जो बच्चे होते हैं वो पियर्स, नोज और ईयर के साथ में आते हैं? आंसर इज नो। यानी कि इनका थ्योरी जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया। थ्योरी इनकी पूरी तरीके से गलत नहीं थी, बस ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे जर्मिनल और सोमैटिक चेंजेस के अंदर में। अच्छा, इसको डिसअप्रूव करने के लिए कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए, जिसको फिलिप जैसे स्कॉलर्स ने किया, लेकिन सबसे फेमस जो है वो विस्मान का एक्सपेरिमेंट है। विस्मान ने अलग अलग चूहे को लिया, रैट्स को लिया, और 1 बाय 1 करके सेवरल जनरेशन तक उनकी टेल्स को चॉप डाउन किया, काट दिया, पूंछ को म्यूटिलेट किया, है ना। और उन्होंने देखा कि हर जनरेशन के बाद आपने एक लिया चूहे को, उसको उसकी पूंछ को काट दिया, फिर जब वो रिप्रोड्यूस करे, उसके जो बच्चे हैं उसकी प्रॉपर टेल आए, वो कटी हुई टेल के साथ उसका बच्चा नहीं पैदा होता था। तो अगर यहाँ पर इनकी थ्योरी सही होती तो अगली जनरेशन में चूहों की कटी हुई टेल होती। तो इस तरीके से इनकी थ्योरी को डिबंक किया गया, वो गलत साबित यहाँ पर होते हुए दिखाई देती है। बट इनका भी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अब जब भी आप प्री डार्विनियन थ्योरी कहते हो ना, तो उसमें से प्री डार्विनियन थ्योरी में लायल का जो आइडिया है, जो कि ऑल्दो डायरेक्टली लिंक्ड इवोल्यूशन के साथ में नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन के साथ में, इनहेरिटेंस के साथ में लिंक नहीं है, बट फिर भी हम उसको इंपॉर्टेंट थ्योरी मानते हैं, जिसको भी आप पढ़ने जा रहे हो आप। लेकिन प्री डार्विनियन में, जैसा मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लेमार्क का नाम आता है ना। फिर आफ्टर दिस सब्सिक्वेंटली इन्हीं के टाइम पीरियड के आसपास आप देख रहे हो 1744 1829 के आसपास में, इसी टाइम पीरियड के अराउंड में 2 और सज्जन हमारे रहे, जिसमें से पहले थे जॉर्ज क्यूवियर, ठीक है ना। जॉर्ज क्यूवियर एक क्रिएशनिस्ट के ज़्यादा क्लोज थे। इनका भी वही मानना था, ईश्वर भगवान ने सब कुछ बनाया है। इन्होंने एक आइडिया को सामने रखा जिसको कैटास्ट्रॉफिज्म बोला जाता है। कैटास्ट्रॉफी मतलब कोई भी प्रलयकारी घटना, कोई भी तबाही। इन्होंने कहा कि अर्थ की जो हिस्ट्री है पूरी, वो शेप हुई है इन कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेसेस के द्वारा, प्रलयकारी घटनाएं हुई हैं। जैसे नोआस फ्लड का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। इवन हिंदुइज्म के अंदर में आप देखोगे तो विष्णु जी का जो पहला अवतार है, मत्स्य अवतार, उसके साथ ऐसी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, प्रलयकारी घटनाएं वहाँ पर जुड़ी हुई। तो उन्होंने कहा कि भगवान ही सारी स्पीशीज़ को बनाते हैं, वहीं सबको विलुप्त करते हैं, मारते हैं, और फिर वो नहीं खुद ही नई स्पीशीज़ को बनाते हैं। पहले स्पीशीज़ को बनाया भगवान ने, फिर कोई ऐसी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुई, सारी स्पीशीज़ मर जाती हैं और फिर नई स्पीशीज़ यहाँ पर आती हैं। इससे ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे जो फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर में हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, है ना। बिकॉज जब आप खुदाई करना शुरू करते हो, एक्सकवेशन करना शुरू करते हो इनके टाइम पीरियड में, यानी कि 18th सेंचुरी के अंदर में, अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर में फॉसिल रिकॉर्ड मिलते थे। अब ये फॉसिल रिकॉर्ड कई बार एक दूसरे से काफ़ी अलग होते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस का या शिवापिथेकस रामापिथेकस का आपको फॉसिल मिला है, और दूसरी तरफ मॉडर्न ह्यूमन का फॉसिल मिला है।
ये एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो फॉसिल रिकॉर्ड के अंदर में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अब आज के समय में जो स्पीशीज़ हैं या हम लोग की जो बॉडी है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस निएंडरथल से मिलती जुलती नहीं है, बिकॉज उनका एक्सटेंशन हो चुका है ना। तो ये फॉसिल रिकॉर्ड के चेंजेस को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो इनका सिंपल एक्सप्लेनेशन था कैटास्ट्रोफिज्म हो रहा है भाई, कि पहले भगवान ने निएंडरथल को बनाया होगा, या स्पेसिफिकली निएंडरथल की बात नहीं कर रहे, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि निएंडरथल ऑस्ट्रेलोपिथेकस को बनाया, फिर भगवान ने उसको हटा दिया, और इसमें एज सिंपल एज दैट, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आते हैं आपके चार्ल्स लायल साहब। इनफैक्ट चार्ल्स लायल से पहले एक दूसरे स्कॉलर थे जिनका नाम है जेम्स हुटॉन। इन्होंने एक आइडिया दिया था यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का, जिसको फर्दर बिल्ड किया एक दूसरे स्कॉलर ने जिनका नाम था चार्ल्स लायल। ये जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान के फाउंडिंग फादर्स में से माने जाते हैं चार्ल्स लायल साहब। डार्विन के साथ भी इनकी एक अच्छी खासी इक्वेशन थी, लेटर से एक दूसरे से एक्सचेंज किए काफ़ी सारे। इनकी डेथ भी डार्विन से कुछ आस ही पास में थी, 8-10 साल का ही फासला आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इन्होंने फर्दर यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के आइडिया को बिल्ड किया। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या कहता है, सिंपली कहता है कि जो प्रोसेसेस पास्ट में चल रही थी, जिन्होंने अर्थ को शेप किया, अर्थ की हिस्ट्री को शेप किया है, वही आज के समय में भी चल रही हैं, ठीक है ना। ऑल द टाइप ऑफ प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं। और फॉसिल्स के अंदर में जो रिकॉर्ड के अंदर में चेंजेस है, इसको भी इन्होंने एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अपनी इस आइडिया के थ्रू समझाने की कोशिश की। सिंस एम्बर एंड एम्बर इसको बहुत डिटेल में नहीं डील करती है, हम भी इसके अंदर में बहुत डिटेल के अंदर में नहीं जा रहे। कभी अगर आपको जानना है इसके ऊपर भी, तो आप चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं दोनों को डिटेल में कंपेयर कर दूंगा। बिकॉज एक एक चीज़ को हम बहुत डिटेल में ले जाएंगे ना, तो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का लेक्चर 2 घंटे का हो जाता है ना। जहाँ पर ज़रूरी है जो चीज़, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में ले जाएंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है 19वीं सेंचुरी की, जहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम निकलता है जो कि चार्ल्स डार्विन का है। इनका नाम इतना बड़ा है कि पूरी जो इवोल्यूशन की थ्योरीज़ हैं, उसको हम जब पढ़ते हैं तो हम फेजेस के अंदर में पढ़ते हैं। एक प्री डार्विनियन फेज़, फिर डार्विनियन, इनका समय, इनकी बातें, और पोस्ट डार्विनियन फेज़, ठीक है ना। इनका वर्क भी कोई ऐसा नहीं कि सब कुछ सही है, उसमें भी कई सारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वीकनेस हैं, जो आप अपने कोर्स में पढ़ते हो। एम्बर एंड एम्बर में उतना ज़्यादा उसको नहीं डिफाइन किया गया, डिक्टेट किया गया, लेकिन इनका नाम, इनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा, एक हाउस होल्ड नेम बन जाते हैं, और पूरे एवोल्यूशन को इनके इर्द गिर्द हम यहाँ पर पढ़ते हैं। प्री डार्विनियन थ्योरी के अंदर में लेमार्क जैसे लोगों की बात आती है, और जो इनिशियल थिंकर्स थे, जो क्रिएशनिस्ट थे, जो कहते हैं कि भाई भगवान ने ही सब कुछ को यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है ना, बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन वाले। डार्विनियन थ्योरी के अंदर या डार्विनियन फेज के अंदर में खुद आते हैं, इनकी बातें आती हैं। पोस्ट डार्विनियन में सिंथेटिक थ्योरी, या जिसको आप नियो डार्विनियन थ्योरी कहते हो, वो आती है, जो कि इस यूनिट में बताई नहीं गई, अभी आगे आप उसको भी पढ़ोगे। तो डार्विन साहब 4 फाउंडर हैं। इन्होंने एक आइडिया दिया है नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन ये इस कंक्लूजन पे अकेले नहीं पहुंचे थे। इनके साथ एक और सज्जन थे जो इनसे काफ़ी अलग थे। इनको थोड़ा सा जो क्या कहते हो आप, शोबाजी होती है ना, इसका थोड़ा अच्छा लगता था इनको आज के समय में, जिसको हम पीआर गेम से रिलेट कर सकते हैं। एफ्लुएंट फैमिली को बिलोंग करते थे डार्विन। इनका महल देखो पैलेस की तरह लगेगा, बहुत बड़ा था। तो रसूखदार परिवार से आते थे, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ इनके कनेक्शन थे। दूसरा अल्फ्रेड वेलेस, जो अकेले काम कर रहा था, वो भी सेम कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा। उसको पीआर, चमक धमक, पब्लिकेशन, क्रेडिट, इन सबसे बहुत लेना देना नहीं था। इनके बीच के कई सारे कोरिस्पॉन्डेंस भी हैं, जिसको लेके कई बार आरोप उठते हैं कि क्या डार्विन ने वेलेस का आइडिया चुराया था। हमने एक वीडियो भी इसके ऊपर इंटरनेट पे बनाया हुआ है दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है वॉज डार्विन अ फ्रॉड। अभी उसके अंदर कई नए और मटेरियल मिल गए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कभी ज़रूरत पड़ी, आप चाहो तो कमेंट में डाल दो, मुझे कभी दिखा तो समय मिला तो मैं उसके ऊपर ज़रूर इस चीज़ को वहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। डार्विन बहुत सारी चीज़ें दूसरे लोगों से लिए हैं, कई सारी चीज़ें तो उन्होंने एक्नॉलेज की हैं कि मैंने ली हैं, कई सारी चीज़ें बिना एक्नॉलेज किए लिए। जैसे ये लायल के आइडिया से भी इन्फ्लुएंस थे, उनके साथ इनकी अच्छी व्यवहारिकता थी। साथ ही साथ मैल्थस, अभी आप पढ़ोगे थॉमस मैल्थस का जो प्रिंसिपल है, उसको भी इन्होंने बोरो किया है, एक्नॉलेज भी किया है उसको। लेकिन कई सारी बातें हैं। इनफैक्ट इनका ये जो डार्विनियन फिंचेस वाला भी चीज़ है ना, वो भी एक ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम आई थिंक जॉन गोल्ड या समथिंग था, इस तरीके से गोल्ड है करके नाम था। उनके आइडियाज़ को बोरो किया है डार्विन ने। लेमार्क भी इनहेरिटेंस की बात पहले कर चुके थे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्नॉलेज हुआ हो चाहे ना हुआ हो, वहाँ से वो चीज़ उठ करके आपको दिखाई देती है, ठीक है। और वेलेस भी सेम नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर पहुंचे कंक्लूजन पे, जिसकी ये बात कर रहे थे। लीनियन सोसाइटी के अंदर में 1858 में लंदन में इन दोनों के पेपर को साथ में रीड किया जाता है, लेकिन पहले किसका पढ़ा जाता है? डार्विन का। कई लोग ने आरोप लगाया कि अपनी इन्फ्लुएंस का यूज़ किया पहले अपने पेपर को पढ़वाने पर। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमें यहाँ पर नहीं डिस्कस करनी है, आपको बातें समझनी है, क्या कहते हैं उसको, पंचायत यहाँ पर नहीं करनी हमें, ठीक है। 59 में ये अपनी बुक को पब्लिश करते हैं, जो इनके उसी आइडिया नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस्ड था, और इस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, या कहते हो आप ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ थ्रू द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन,
ठीक है, वन ऑफ द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, आज भी 150-200 रुपये में मिलती है और हर कोई साइंस से जुड़ा बच्चा तो कभी ना कभी खरीदता है, उसको पढ़े चाहे ना पढ़े, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है, खासकर आप स्कूलिंग और ग्रेजुएशन के लेवल पे होते हो तो, है ना। तो रखी सबके पास होती है कभी ना कभी, 1-2 किताबें, उनमें से एक ये भी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। और बाद में डिसेंट ऑफ मैन इनकी किताब आती है 1871 में। जब तक ये किताब आई, इससे पहले इन्होंने साफ साफ ऐसा नहीं कभी भी एक्सेप्ट किया था या बोला था एक्सप्लिसिटली जाहिर तौर पे कि ह्यूमन का जो उद्भव है, आगमन है, डिसेंट है, वो किसी नॉन ह्यूमन फॉर्म से हुआ है ना। क्योंकि ये बात अगर साफ साफ बोल देते शुरुआत में ही तो उनको घेर लेती भाई दुनिया। क्रिएशनिस्ट का उस समय अभी भी दबदबा था, उनको इस समय भी टारगेट कर रहे थे, तो तब तक इन्होंने नहीं बोली थी। ऑलराइट, एक स्टेटमेंट इनका बहुत फेमस है कि आई एम फुली कन्विंस्ड दैट स्पीशीज आर नॉट इम्यूटेबल, चेंजेस आते हैं। चार्ल्स डार्विन का ये स्टेटमेंट आपको दिखाई देता है। अब नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर जो है, ये 3 प्रिंसिपल इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं नेचुरल सिलेक्शन की जब भी आप बात करते हो। एक है वेरिएशन, एक हेरिटेबिलिटी और एक आपका डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस। इनके बिना नेचुरल सिलेक्शन को समझना मुश्किल है। एम्बर एंड एम्बर में जिस तरीके से चीज़ों को समझाया गया है वो उतना ल्यूसिड तरीका नहीं है। मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके में 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके एम्बर एंड एम्बर से बाहर निकल करके ये चीज़ आपको समझा दूंगा। पहले एम्बर एंड एम्बर में क्या लिखा है वो समझते हैं। एम्बर एंड एम्बर कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन के 3 सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। पहला है वेरिएशन, कि अलग अलग स्पीशीज़ दुनिया में मौजूद हैं और ये कोई भी स्पीशीज़ के अंदर में जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक जैसे नहीं है, हम कार्बन कॉपी नहीं है, हम सबके अंदर में अलग अलग ट्रेड्स हैं, वेरिएशन है। किसी की आंखें कैसी हैं, किसी की कान किसी और तरीके का है, नाक, मुंह, सब के अंदर में डिफरेंसेस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट में हम हैं और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हम एडजस्टेड हैं। जैसे एस्किमोज की जो पॉपुलेशन है वो आर्कटिक सर्कल के अंदर में, रीजन के अंदर में रहती है, बहुत ही ठंडा इलाका है। उनकी बॉडी, उनका जो फिजिकल फीचर्स हैं वो अलग होंगे कंपेयर टू अ निलोटिक पर्सन जो अफ्रीका के अंदर में है, ठीक है, या कोई साउथ एशिया के अंदर में। तो ये पहली इन्होंने बात की कि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और इस स्पीशीज़ के अंदर में जो इंडिविजुअल हैं वो एक जैसे नहीं है, इनहेरेंट सबके अंदर में वेरिएशन है। और ये वेरिएशन क्यों है? ये वेरिएशन एक तरीके से एडेप्टेशन है टू द इन्वायरमेंट, टू द कंडीशन इन विच दीज पीपल आर लिविंग। दूसरी बात इन्होंने की हेरिटेबिलिटी की, कि हमारे जो वेरिएशन है ना, कई वेरिएशन पहले से हैं, कई वेरिएशन डेवलप हो रहे हैं, ये वेरिएशन आगे के जनरेशन के अंदर में पास डाउन कर सकते हैं। जैसा हमने कहा कि जिराफ की जो बात थी, जिराफ ने क्या किया, शुरुआत में उसकी लॉन्ग नेक नहीं हुआ करती थी, ये क्वाइट ट्रेट था, इट गॉट इनहेरिटेड, है ना, वो हेरिटेबिलिटी दिखाता है, आगे के जनरेशन में फर्दर वो पास डाउन होता है। तो दूसरा सिद्धांत यहाँ पर हेरिटेबिलिटी का है। और तीसरा डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल जिनके वेरिएशन ज़्यादा सूटेबल हैं उनके कंडीशन के हिसाब से, उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो बेटर एडेप्टेड हैं, है ना, उनको एक सक्सेस मिल रही है। जैसे जिस समय पे टॉल नेक वाले जिराफ आए होंगे उस समय कुछ ऐसे भी जिराफ रहे होंगे जिन्होंने उतनी मेहनत नहीं की होगी, जिनके प्रेशर उतना नहीं लगा होगा, नेक की मसल्स उतनी डेवलप नहीं हुई होगी, नेक का इलोंगेशन नहीं हुआ होगा एज पर लेमार्क, जो लेमार्क कह रहे हैं। तो कई सारे जिराफ ऐसे भी रहे होंगे जिनकी साइज छोटी रह गई होगी। अब इन सब के बीच में जो टॉल नेक वाले जिराफ थे उनको क्या मिला, एक सक्सेस मिली, बिकॉज वो एडेप्टेड थे टू दैट कंडीशन, टॉलर जो लीव्स हैं वहाँ तक पहुँच सकते थे और वो सर्वाइव किए और अपने जीन्स को आगे फर्दर पास किया। छोटे वाले जो थे वो इवेंचुअली भूख ऊख से मर गए होंगे, ठीक है ना। तो वही बात है कि भाई सबको यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस वो बराबर नहीं होती है। जिन इंडिविजुअल के पास बेटर अडेप्टेड ट्रेड्स हैं वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे और अपने जीन्स को, अपने लक्षणों को, अपने ट्रेड्स को आगे के जनरेशन में पास डाउन करेंगे, उनको इस चीज़ का मौका मिलेगा। जो नहीं होंगे वो नहीं कर पाएंगे। दस एडेप्टिव ट्रेड्स इंक्रीजेज इन फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम। इसीलिए ऐसे जो ट्रेड्स हैं जो आपको अडेप्ट करने में, जिराफ की केस में लॉन्ग नेक, ये अलग अलग आगे के समय में जाकर के इसका नंबर, फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा और इसकी वजह से स्पीशिएशन होगा, यानी कि न्यू स्पीशीज़ का क्रिएशन होगा। एक ऐसी स्पीशीज़ जो एंटायरली डिफरेंट ट्रेट के साथ आती है। अगर आप जिराफ जो छोटी नेक के साथ था, जिसकी बॉडी साइज छोटी थी, उसको एक स्पीशीज़ के तौर पे देखते हो, तो इस जिराफ को आप देखोगे जो लंबी नेक के साथ में है वो वहाँ पर बिल्कुल अलग स्पीशीज़ के तौर पे दिखाया जाएगा। कैसे अलग स्पीशीज़ है? स्पीशीज़ आप कब कहते हो? एक, अगर दो सिमिलर आइडेंटिकल इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड कर पा रहे हैं, आप उनको सेम स्पीशीज़ का कहोगे। जैसे ह्यूमन किसी भी रेस के हों, ऑस्ट्रेलॉइड, नीग्रोइड, किसी भी रेस के हों, आपस में सक्सेसफुल इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। दे आर पार्ट ऑफ सेम स्पीशीज़, भले अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, कोई भी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियन हो, है ना। लेकिन जब आप देखोगे दो ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके बीच में ये इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है, उनको आप क्या कहोगे? दो अलग स्पीशीज़, डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ के तौर पे देखोगे, है ना। तो ये
क्यों नहीं हो पा रही रिप्रोडक्शन? इसके लिए अलग अलग बैरियर्स हो सकते हैं, बिहेवियरल बैरियर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ में फिजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल बैरियर्स और मैकेनिकल बैरियर्स का जिक्र आएगा। एक जिराफ उतना टॉल है और दूसरा जिराफ काफ़ी साइज़ के अंदर में छोटा है, तो डिस्प्रपोर्शनेट है भाई उनकी बॉडी साइज़, तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई ये दूसरी जो जिराफ लंबे गले के साथ आया है वो आपको एक अलग स्पीशीज़ के तौर पर दिखाई देगा। आई होप यू गेट दैट, है ना। फिर यहाँ पर अगले पन्ने पे अडेप्टिव और मैल अडेप्टिव ट्रेट के बारे में बताया है। जो ट्रेट्स आपकी जो सर्वाइवल की चांसेस उसको बढ़ा रहा है वो अडेप्टिव है। इसी के अपोजिट जो ट्रेट्स, जो लक्षण, जो कैरेक्टरिस्टिक आपके सर्वाइवल के चांसेस को गिरा रहे हैं वो मैल अडेप्टिव है। ठीक है ना, ये आपको समझना है। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जिसको यूज़ करना ज़रूरी है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। इवोल्यूशन डज नॉट मेक अ स्पीशीज़ बेटर इन एन एब्सोल्यूट सेंस। एब्सोल्यूट सेंस में हम ऐसा नहीं कह सकते कि इवोल्यूशन से कोई भी स्पीशीज़ बेटर, उसका सर्वाइवल के चांसेस हो गए या एब्सोल्युटली वो बेटर हो गई है। ये डिपेंड करता है कि भाई कि किस कॉन्टेक्स्ट की या किस फ्रेमवर्क के अंदर में आप चीज़ों को देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन को ज़मीन के अंदर पे देख रहे हो तो उसका इवोल्यूशन और उसके फीचर फिश से बेटर दिखाई देते हैं, लेकिन पानी के अंदर की बात करोगे तो उस वहाँ पर ह्यूमन का इवोल्यूशन किसी काम का नहीं है। वहाँ पर जो फिश और मरीन एक्वेटिक एनिमल्स के लक्षण है ना, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल दिखाई देंगे। तो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इनका जो आइडिया है उसको हम एक बार अब समराइज़ कर लेते हैं, फिर उसकी एक केस स्टडी पढ़ लेते हैं जो ज़्यादातर बच्चों को जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स किया ऑलरेडी पता होगी। क्या आइडिया है यहाँ पर? नेचुरल सिलेक्शन क्या कह रहा है? सबसे पहला उसका पॉइंट है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर में अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल की जो पॉपुलेशन है, हर एक इंडिविजुअल के अंदर में इनहेरेंट कैपेसिटी होती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की, अपने नंबर को बढ़ाने की, मल्टीप्लाई करने की, और बहुत तेज़ी से। ह्यूमन का जो मल्टीप्लिकेशन है थ्रू रिप्रोडक्शन, वो उनकी पॉपुलेशन को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से तेज़ी से पॉपुलेशन के अंदर में इंक्रीज आपको दिखाई देता है। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल नहीं बढ़ते हैं, वो आपके अरिथमेटिकली बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे, है ना। ये जो चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट आइडिया इन्होंने मैल्थूसियन थ्योरी से बोरो किया है, थॉमस मैल्थस का ये आइडिया था। ठीक है, फिर ये कहते हैं क्योंकि रिसोर्सेज सीमित हैं और लोगों की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए एक ऐसा समय आएगा जब रिसोर्सेज को लेकर लोगों के बीच में स्ट्रगल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रगल होगा, एक अनार 100 बीमार वाली चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। अब इस स्ट्रगल की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज करेगा, सर्वाइवल की एक जंग यहाँ पर होगी। ठीक है ना, इस सर्वाइवल की जंग के अंदर में सबसे पहले क्या आया? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आया। अब इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में क्या दिखाई देगा आपको कि जो सबसे फिट इंडिविजुअल्स है वो सर्वाइव करेंगे। इसी आइडिया को डार्विन का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहा जाता है। फिटेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? ये नहीं कि बॉडी जिसकी ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांग जो है, स्टर्डी जो है। फिटेस्ट का सिंपली मतलब है कि भाई उस कंडीशन के अंदर में आप बेटर एडेप्टेड हो। जैसे जिराफ के केस में जब ग्रासेस जो हैं वो काफ़ी हाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, तो टॉलर जो जिराफ हैं जिनकी नेक आपकी बड़ी हो गई है वो बेटर एडेप्टेड हैं कंपेयर टू दोज जिनकी नेक उतनी ज़्यादा बड़ी आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो दैट इज़ समथिंग जिसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है ना। अब ये इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे और ये अपने जीन्स को आगे के जनरेशन में पास डाउन करेंगे, इनहेरिटेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की इन्होंने बात की थी। और नेचुरल सिलेक्शन, नेचर क्या कर रहा है? इंश्योर कर रहा है कि फिट इंडिविजुअल्स और उनके जो एडेप्टिव ट्रेट्स हैं वो आगे की जनरेशन में पास होते रहें, कैरी फॉरवर्ड होते रहें। ये डार्विन का कोर बेसिकली आइडिया है। अब दो चीज़ मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ देता हूँ जो आपके एम्बर में नहीं है। इस चीज़ को कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया। दो मेजर प्रॉब्लम थी, वैसे तो 5-6 प्रॉब्लम्स हैं पर दो मेजर प्रॉब्लम इनके वर्क में। पहला तो ये नहीं बता रहे हैं कि भाई अराइवल ऑफ फिटेस्ट कैसे होगा। इन्होंने ये तो बताया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, हमने मान लिया, पर भैया अराइवल ऑफ फिटेस्ट भी तो बताओ। ये जो ट्रेट्स हैं, जो अलग अलग ट्रेट्स आए हैं, वो कैसे आए हैं? डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर में, इंडिविजुअल्स के अंदर में वेरिएशन है, कुछ वेरिएशन ज़्यादा एडेप्टिव हैं, तो ये वेरिएशन आ कैसे रहे, है ना। यानी कि वेरिएशन के कॉज को ये नहीं बता पाए। आगे जाके बाकी साइंटिस्ट जो हैं, जैसे सिविल राइट साहब हैं, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में बताएंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का वहाँ पर आइडिया आएगा। ठीक है, म्यूटेशन के बारे में ह्यूगो डी व्रीज बताएंगे, म्यूटेशन एक कॉज है वेरिएशन का। तो वेरिएशन आ कैसे रहा है ये इन्होंने नहीं बता पाए। सर्वाइवल तो बताया पर अराइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बताया कि वो फिटेस्ट इंडिविजुअल कैसे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर ये थोड़ा सा फेल करते हैं वो है मैकेनिज्म क्या है इनहेरिटेंस का। ये तो बता रहे हो कि इनहेरिट हो रहा है ट्रेट, बट उसका मैकेनिज्म कैसा है, तो ये किसने बताया? मेंडल साहब ने बताया। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेंडल साहब जब ये अपने इनहेरिटेंस के आइडिया को, उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत बाद में जाके बताया,
59 के अंदर में इनका ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वाला वर्क आया 1859 में डार्विन का, और 1871 में अभी हमने पढ़ा उनका डिसेंट ऑफ मैन आया, ये दूसरा वर्क। इसी के बीचों बीच 65-66 के आसपास मेंडल ने अपना ये एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे करके इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म समझ लिया था और बता दिया था, बट उस समय दुनिया का ध्यान नहीं गया। डार्विन भी तब जिंदा थे पर किसी का उसके ऊपर ध्यान नहीं गया, है ना। मेंडल की भी डेथ हो जाती है, डार्विन की भी डेथ हो जाती है। अर्ली 20th सेंचुरी में 1900 से लेके 1902 के बीच में कुछ लोगों का इसके ऊपर ध्यान पड़ता है कि भाई ये तो क्या गजब हो गया, जिसका आंसर हम ढूंढ रहे हैं मैकेनिज्म का, वो तो कोई बता के गया है लगभग 30-40 साल पहले। तो रीडिस्कवरी होती है मेंडलिज्म की, तब जाके मेंडल को क्रेडिट मिलता है। आज जो आप मेंडल करते हो, मेंडेलियन लॉ, तब पता चला। उनके जीते जो उनको पता भी नहीं चला, है ना। उनको मरने के बाद भी क्या पता कि भाई मेरे इतना बड़ा नाम हो गया, मेरी वर्क जो है इतना ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था। तो शेरमैक, ह्यूगो डी वरीज, ऐसे जो लोग थे, कार्ल कोरेंस, इन्होंने रीडिस्कवरी की थी। ये आपकी बात वहाँ पे लिखी नहीं है। अब नेचुरल सिलेक्शन का एक जीता जागता सबूत यहाँ पर एक केस स्टडी है जिसको इंडस्ट्रियल मिलानिज्म की केस स्टडी कहते हैं, है ना। नेचुरल सिलेक्शन को दिखाती है। इंग्लैंड के अंदर में मोस्ट ऑफ इलाके में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो टाउनशिप थी, अर्बन सेटलमेंट्स थे, वहाँ पर आपको जो लाइट कलर के मॉथ होते हैं ना, इस तरीके के इंसेक्ट्स हैं, इस तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं जो साइड में यहाँ पर बने हुए हैं, लाइट कलर के या ग्रे कलर के इस तरीके के मॉथ जो हैं बड़े कॉमन हुआ करते थे। इन मॉथ का जो नंबर है उसमें ब्लैक मॉथ काफ़ी रेयर और ये पूरी तरीके से प्रीडोमिनेंट थे प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय में, है ना। क्यों? बिकॉज जो ट्री का ट्रंक था जिनके ऊपर ये इंसेक्ट रहते थे, उसके ऊपर वो लाइकन से कवर्ड रहता था, लाइकन से कवर्ड है, ब्राइट रहता था, है ना। और उसके ऊपर ये जो लाइट ग्रे कलर वाले स्किन कोट वाले जो आपके मॉथ हैं, इनको एक केमोफ्लाज मिल जाता था, ये उसके अंदर में छिप जाते थे, दिखाई नहीं देते थे। एडेप्टिव एक एडवांटेज यहाँ पर मिला, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बढ़ती थी। गलती से अगर कोई एक दो यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आए होंगे कुछ मॉथ के बीच में, जहाँ पर ब्लैक मॉथ रहे होंगे, वो ब्लैक मॉथ सर्वाइव नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन उनके अगेंस्ट में वर्क कर रहा था। क्यों? बिकॉज ट्री का ट्रंक था वो लाइट कलर का, ये थे डार्क कलर के, कंट्रास्ट हो रहा है। प्रेडेटर जो हैं, लिजर्ड्स वगैरह जो रहे होंगे, उनको आसानी से दिख जाते तो वो इनको कंज्यूम खा जाता था, जबकि ये वाले जो थे आराम से छुपे रह जाते थे। इनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहती थी, ये अपने एडेप्टिव ट्रेट को आगे की जनरेशन में पास डाउन करते रहते थे। कट टू अब चेंज आता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, पॉल्यूशन है, शूट है, ये जो अलग अलग चीज़ें, डर्ट है, डेब्रिस है, वो ट्री ट्रंक को कवर कर रही है। इनफैक्ट इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट के अंदर में लाइकन जो है वो गायब हो जाता है। लाइकन को इंडिकेटर के तौर पे देखा जाता है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जहाँ पे लाइकन की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है ना, वो बताता है कि हाँ यहाँ पर पॉल्यूशन की भी कमी आपको दिखाई दे रही। पॉल्यूशन जब आपका बढ़ा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज आई, फैक्ट्रीज आई, कारखाने आए, लाइकन का भी आपको डिसअपीयरेंस दिखाई देगा। अब इसकी वजह से जो ट्री ट्रंक एक समय पे पूरी तरीके से लाइट कलर के होते थे, अब वो डार्क कलर के हो गए, लाइकन गायब हो गया, और जो डेब्रिस है, जो कचरा है, धुआं है, स्मोक है, ये सब है, ये सब भी उसको क्या कर रहा है और डल और डार्क कर रहा है। अब जो ये रेयर बहुत पाए जाते थे, ये जो ब्लैक मॉथ थे, डार्क कलर वाले मॉथ थे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी तेजी से, इनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी। क्यों यहाँ पर बढ़ रही है? बिकॉज इनका ट्रेट ज़्यादा एडेप्टिव हो गया। अब इनको केमोफ्लाज मिल रहा है भाई, डार्क पे डार्क नहीं दिख रहा है, लेकिन डार्क पे जो लाइट है वो वहाँ पर दिख जा रहा है लिजर्ड्स को और बाकी जो प्रेडेटर्स हैं उनको, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल मिलानिज्म है ये आपका काम करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप कि क्या है? नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। जब भाई एक कंडीशन थी, उस इन्वायरमेंट कंडीशन में पहले इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन से पहले ब्लैक मॉथ प्रिफर्ड थे, फिर वहाँ पर बाद में वाइट मॉथ आपको प्रिफर्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेम चीज़ बताई गई कि 1850 में देखोगे मोस्ट मॉथ जो थे वो स्पेक्टिकल ग्रे कलर के थे, ब्लैक मॉथ रेयर होते थे। 1950 तक देखोगे आप 95% जो इंडस्ट्रियल मॉथ थे वो ब्लैक हो गए। क्यों? बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन ने अपनी करवट जो है वो यहाँ पर बदल दी हुई थी, ठीक है। चलिए अब इसी के बेसिस पे यहाँ पर अलग अलग टाइप के नेचुरल सिलेक्शन की भी बात की गई है। 3 तरीके के नेचुरल सिलेक्शन है। पहला आपका डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन के अंदर में क्या होता है कि जो आपके एक्सट्रीम्स होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे अ ट्रेट इज पॉजिटिवली फेवर्ड, एवरेज वैल्यू शिफ्ट ओवर टाइम, इसीलिए पेपर्ड मॉथ का जो कलर का शिफ्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। हो क्या रहा है? पहले नेचुरल सिलेक्शन की डायरेक्शन जो थी वो किसके तरफ थी? लाइट कलर ऑफ मॉथ। मॉथ वाला एग्जांपल यहाँ पर बेस्ट है। लाइट कलर मॉथ को नेचुरल सिलेक्शन क्या कर रहा है? फेवर कर रहा है। इन्वायरमेंटल कंडीशन और कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, तो अब ब्लैक कलर वाला जो मॉथ है वो हो रहा है। तो पहले डायरेक्शन एक की तरफ थी, अब वो जो पड़ रहा है वो दूसरे की तरफ चला जाता है ना। तो डायरेक्शनल
नेचुरल सिलेक्शन के अंदर में क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन की डायरेक्शन बेस्ड अपॉन इन्वायरमेंटल कंडीशन वो आपकी चेंज हो रही है। अ ट्रेट इज पॉजिटिवली फेवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, इसलिए उसकी जो एवरेज वैल्यू है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो शिफ्ट कर सकती है। एक डायरेक्शन में था, उसके टोटली दूसरे रेसिप्रोकल डायरेक्शन के अंदर में नेचुरल सिलेक्शन काम करने लगा, जैसा अभी हमने पढ़ा मौत के केस के अंदर में। दूसरा आपका नॉर्मलाइजिंग है। नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन जैसे एग्जामिनेशन के अंदर में होता है ना, वो बात है। यहाँ पर एक्सट्रीम्स को रिमूव करने का या उनके नंबर को रिड्यूस करने का, कम करने की आप फिनोमेना को देखते हो। ये इस तरीके का नेचुरल सिलेक्शन है जो कि क्या करेगा, एक्सट्रीम्स को कम रखेगा और इंटरमीडिएट्स को ये बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, वो फेवर करता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे बहुत हाई वेट के साथ में बच्चे जन्म ले रहे हैं, हाई बर्थ वेट बेबीज जो हैं, है ना, ओबीज, हाईली ओबीज बेबीज है, और जो वेरी लेस एवरेज बर्थ वेट से बहुत कम बर्थ वेट है, तो ये दोनों अच्छे नहीं माने जाएंगे, है ना कोई प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है, कोई इशू है। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन इसके ऊपर क्या प्रेफर करता है, जो इंटरमीडिएट है, जो एवरेज बर्थ वेट जितना होना चाहिए वो वाले बेबीज, इनका सक्सेस, इनका सर्वाइवल आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखाई देगा। क्यों? बिकॉज लो और हाई दोनों यहाँ पर डिसएडवांटेज हैं। तीसरा टाइप का जो यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसको बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन कहते हो। बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जो हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है उसको यहाँ पर फेवर किया जाएगा, होमोजाइगस जो यानी कि एक्सट्रीम्स हैं आपके, उनको वहाँ पर डिसफेवर किया जाएगा या उसके नंबर को यहाँ पर क्या किया जाएगा, लो करके रखा जाएगा। इससे जीन पूल जो है, जीन पूल क्या है, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर में हर एक इंडिविजुअल जीन को आप देखते हो ना क्यूमुलेटिव तौर पे, तो जीन पूल को दिखाता है, ऑल द जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो होमोजाइगस है, होमोजाइगस का मतलब क्या, जब आप कैपिटल टी और कैपिटल टी को रखते हो जो कि टॉलनेस के लिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा, है ना, जब मेंडलिज्म आपने पढ़ा होगा, कैपिटल टी टॉल इंडिविजुअल्स, कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी ये क्या है, ये रेसेसिव माना जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट हाइट के लिए है, स्मॉल टी जो है आपका। तो कैपिटल टी साथ में क्या है, होमोजाइगस फॉर टॉल। स्मॉल टी क्या है, होमोजाइगस फॉर शॉर्ट इंडिविजुअल। ऑलराइट, अब जब कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर आता है, एक्सप्रेस तो फिर भी टॉल वाला करेगा बिकॉज वो डोमिनेंट है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये कॉम्बिनेशन एक हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है। दो अलग अलग तरीके के यहाँ पर अलील्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, एक पेयर के अंदर में एक कैपिटल टी है और एक आपका स्मॉल टी है। यहाँ पर होता क्या है, बैलेंसिंग टाइप के नेचुरल सिलेक्शन में कि इसी हेट्रोजाइगस को सेलेक्ट करता है नेचुरल सिलेक्शन और होमोजाइगस के नंबर को लो रखता है। क्यों सेलेक्ट कर रहा है, बिकॉज इनके पास कोई एडेप्टिव रोल होता है। इसकी एक स्टडी है जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर नहीं दिया, आगे शायद कहीं पे दी है डेफिनेटली सिलेबस के अंदर में। जैसे अफ्रीका के अंदर में सिकल सेल अनीमिया बड़ा कॉमन आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, एक म्यूटेशन होता है 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन में, जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड की जगह ले रहा है वेलिन आपका आकर के। इसकी वजह से जो आपका आरबीसी का शेप है उसके अंदर में चेंज आ रहा है, वो बाइकॉनकेव से कैसा हो जा रहा है, सिकल सेल। सिकल समझते हो ना, क्रिसेंट जो चंद्राकार होता है या हसिया जिसको कहते हो, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, उसके शेप का हो जा रहा है। ऑलराइट, अब क्या काम है आरबीसी का या जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या काम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है ना। लो ऑक्सीजन टेंशन वहाँ पर आपको दिखाई देगी बॉडी के अंदर में, सेल्स के अंदर में, ऑलराइट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है। अब इस लो ऑक्सीजन टेंशन के एनवायरनमेंट के अंदर में जो मलेरियल पैरासाइट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। अफ्रीका के कई सारे प्रांतों में, क्षेत्रों में मलेरिया का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है ना। अब अगर यहाँ पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन और नॉर्मल आरबीसी वाला इंडिविजुअल रहे तो वो रैम्पेट मलेरिया की वजह से मर जाएगा। इतना ज़्यादा मलेरिया के केसेस आते हैं। पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा अफ्रीका को तो बदनाम है इसी चीज़ के लिए, हेल्थ केयर भी उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, डिस्कनेक्टेड है कई सारे रूरल और ट्राइबल एरियाज जो है, तो डेथ बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पर मलेरिया की वजह से। ठीक है, सिकल सेल अगर डोमिनेंट फॉर्म में वहाँ पर आपको दिखाई देगा, ऑलराइट, यानी कि HBS कंडीशन आपको दिखाई देगी डोमिनेंट फॉर्म में, HBS यानी कि सिकल सेल वाला, तो वहाँ पर सिकल सेल से अनीमिया से लोगों की डेथ होगी, प्रॉब्लम होगी। ऑलराइट, इसीलिए नेचुरल सिलेक्शन क्या फेवर करता है, इंटरमीडिएट को, हेट्रोजाइगस कंडीशन को। एक अलील HBS का रहेगा यानी सिकल सेल का, और एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का यानी कि HB का। इस हेट्रोजाइगस की वजह से होगा क्या कि अनीमिया तो होगी पर वो माइल्ड अनीमिया होगी आपको, उससे इंसान की मौत नहीं होगी, मैनेजेबल रहेगा। और जो मलेरियल पैरासाइट जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा वो भी लो ऑक्सीजन टेंशन के अंदर में पैरासाइट सर्वाइव नहीं करेगा, इस वजह से मलेरिया से भी आपको एक तरीके से रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पर। तो ऐसे केस में क्या कर रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन, सिकल सेल ऑल्दो एक डेट्रीमेंटल म्यूटेशन है, एक हार्मफुल म्यूटेशन है, बट उसको यहाँ पर हेट्रोजाइगस को नेचुरल सिलेक्शन फेवर कर रहा है ना, इंश्योर कर रहा है कि पॉपुलेशन में वो रहे एटलीस्ट जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, बिकॉज उनको एक डबल सर्वाइवल एडवांटेज मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये चीज़ आपके एम्बर में नहीं थी, एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर हमने ऐड करके बताया हुआ है। अब यहाँ पर
नेचुरल सिलेक्शन जो आपका है, इसके रेजिस्टेंस की कुछ केस स्टडीज़ और भी बताई गई हैं। जैसे हाउस फ्लाइज का एक एक्सपेरिमेंट था। देखो कि 1940 के आसपास में जो डीडीटी है उसने कई सारे जो फ्लाइज थे ना, केमिकल जो है, इसने कई सारे फ्लाइज को मार दिया। इनमें से कुछ बच जाते हैं जो क्या करते हैं, डीडीटी के रेजिस्टेंस को वहाँ पर डेवलप करते हैं और फर्दर ये अपना जो ये रेजिस्टेंस है डीडीटी के खिलाफ, केमिकल के खिलाफ, वो अगली जनरेशन के अंदर में पास डाउन करते हैं और इसीलिए डीडीटी का जो एफिशिएंसी है वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही एंटीबायोटिक के केस में बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हो, डॉक्टर पहले के समय में एंटीबायोटिक खा लो, कुछ वो एंटीबायोटिक सस्ती है, बीमारियों से बचाएगी, बैक्टीरियल किसी तरीके का इन्फेक्शन है, कुछ भी है तो बचाएगा आपको उससे। लेकिन इसके ओवर यूज से क्या हुआ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आपको बनते हुए दिखाई दे रही है। तो सिलेक्शन तो है भाई एक्शन में, बट रेजिस्टेंस भी कई बार वहाँ पर साथ ही साथ में काम कर रहा है। अब एम्बर एंड एम्बर अगले पेज के अंदर में हमें यहाँ पर मेंडल से इंट्रोड्यूस कराता है। ऑगस्टिन मॉन्क थे ग्रिगोर मेंडल, जैसा कि मैंने बताया जिस समय इनका वर्क आया डार्विन साहब का, ये तारीफ बटोर रहे थे, उसी के 5-6 साल बाद, 6-7 साल बाद मेंडल ने अपना आइडिया वहाँ पर डाल दिया हुआ था, जो कि डार्विन की बड़ी वीकनेस थी कि वो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस को नहीं समझा पा रहे थे, उसको केटर कर रहा था, ये समझा रहे थे। इन्होंने 3 लॉ दिए ना, जो कि यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है आपके एम्बर नंबर में, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने पूरा मैकेनिज्म बताया कैसे असल में इनहेरिटेंस होता कैसे, लॉज बताएं, उसके अंदर में अलग अलग कंसेप्ट से हमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे था, पी प्लांट पे। क्यों, शॉर्ट लाइफ होती है इसलिए मल्टीपल जनरेशन को आप स्टडी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट के अंदर में। मटर जो होता है ना उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब यहाँ पर अलग अलग ट्रेट मटर के इन्होंने सेलेक्ट किए थे, कलर से लेकर के और भी फ्लावर की पोजीशन, बहुत सारी चीज़ें थी उसकी, पॉड का शेप क्या है, पॉड का कलर क्या है ना, ये सब चीज़ इन्होंने देखी थी। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे इन्होंने क्रॉस किया येलो जो आपके पी थे उसको ग्रीन पी के साथ में। येलो यहाँ पर डोमिनेंट है तो उसको हमने जैसे बताया कि कैपिटल वाई के साथ में रखते हो। ये बड़ी बेसिक चीज़, आई होप आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं फिर भी बता दूँ। डोमिनेंट से मतलब क्या है, जब 2 इंडिविजुअल के बीच में आप मेटिंग कराते हो, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे यहाँ पर पी प्लांट हो, F1 जनरेशन यानी अगली जनरेशन के अंदर में, फर्स्ट जनरेशन के अंदर में जो ट्रेट दिखाई देगा वो डोमिनेंट वहाँ पर होगा और जो हिडन रह जाएगा वो रिसेसिव होगा। यानी कि एक मान लो टॉल इंडिविजुअल है और उसका एक शॉर्ट, दूसरा शॉर्ट इंडिविजुअल है, इनके बीच में मेटिंग हुई। अब अगर शॉर्ट हाइट आपको अगले जनरेशन में दिखाई देती है तो समझ लो कि भाई जो शॉर्ट ट्रेट था वो डोमिनेंट था, टॉल दिखाई दी तो मतलब टॉल डोमिनेंट था। तो यहाँ पर वाई कैपिटल में लिखा है ना, तो कैपिटल में जो ट्रेट होता है वो डोमिनेंट ट्रेट के लिए कैपिटल में उसको दिखाया जाता है, और ग्रीन के लिए यहाँ पर स्मॉल वाई को यहाँ पर रखा गया है। इन्होंने देखा फर्स्ट जनरेशन के अंदर में सारे के सारे येलो आए, है ना, यानी कि क्या दिखाई दिया कि डोमिनेंट, इसी से लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने दिया कि जब 2 ट्रेड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अब F1 जनरेशन के अंदर में पेरेंट्स के बीच में मीटिंग होती है, तो जो ट्रेड डोमिनेंट होता है F1 जनरेशन में वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा वाला छुपा रह जाएगा। ये और भी चीज़ों के अंदर में हो सकता है, हमारी बॉडी में कई सारे लक्षण होते हैं, आई कलर आपका अलग है, हाइट है, बहुत सारी चीज़ें, उन सब के ऊपर ये डोमिनेंस, ऑल्दो ये इनके जो लॉज है यूनिवर्सली पूरी तरीके से 100% एक्यूरेट नहीं है। आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था हमने कि अच्छे से अच्छे लॉ के, अच्छे से अच्छी थ्योरी के अंदर में एक्सेप्शन होते हैं, है ना, लेकिन ये एक्सेप्शन जितने कम हो उतनी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो इससे मेंडल के आइडिया ने हमें क्या कंक्लूजन दिया कि जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स सिंपल भाषा में आप लक्षण समझ सकते हो या कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो, ट्रेड्स आर गवर्न्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। अब मेंडल ने वहां पर यूनिट्स क्या है उसको बताया नहीं था, ये फैक्टर्स टर्म का इस्तेमाल करते थे, बिकॉज जीन जो टर्म है ना वो समय आया नहीं था। जीन टर्म इनके वर्क के लगभग 30-35 साल बाद आया, 35 to 40 ईयर्स बाद आया। इनफैक्ट इवन जेनेटिक्स जो कि इन जीन्स की स्टडी इस फील्ड को पढ़ती है वो भी बाद में टर्म आए। जीन जेनेटिक्स सब अर्ली 20th सेंचुरी में आपके ये टर्म्स आए, 1904 से 1908 के बीच में ये टर्म्स आपके आए। बेटसन से लेकर के जो दूसरे हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने जोहानसन और बेटसन ने इन टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, जीन और जेनेटिक्स को, ठीक है ना। तो उससे पहले मेंडल फैक्टर इसको बुलाते थे या यूनिट्स वहाँ पर बुलाया गया था। तो ये जो यूनिट्स हैं जीन्स, ये हमें पता चला कि यही आपकी बेसिकली ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं, गवर्न करती हैं, है ना। तो जीन को हमने समझा कि ये हेरिडेटरी यूनिट है, इनहेरिटेंस की यूनिट है। अब साइड में आपकी जो एम्बर नंबर है वो कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन भी करती है जिसको हमने भी यहाँ पर डाला हुआ है। जीन क्या है, केमिकल यूनिट ऑफ हेरिडेटरी को आप जीन कहते हो। अच्छा, जीन जो है ना वो पेयर के अंदर में होती है और ये पेयर कंट्रास्टिंग होते हैं। उन पेयर के अंदर में जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उसको आप अलील कहते हो। फॉर एग्जांपल एक जीन में हमने देखा ना, मान लो एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है,
ठीक है, हाइट के लिए जीन है, तो इसमें एक वाई और एक वाई, ये दो क्या है, ये अलीलिक पेयर्स के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। वन मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ जीन इज बेसिकली कॉल्ड अलील। अब होमोजाइगस शब्द हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि पजेसिंग टू आइडेंटिकल अलील, अगर दोनों अलील एक जैसे हैं, अगर कैपिटल वाई है, ये होमोजाइगस है, स्मॉल वाई है, होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस का मतलब पजेसिंग टू डिफरेंट अलील्स, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई, या एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ये हेटेरोजाइगस आपका पेयर होगा, ठीक है ना। नाउ दो और टर्म है यहाँ पर, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मतलब है, जो ऑब्जर्वेबल फिजिकल जो ऑब्जर्व अपीयरेंस होता है, जैसे येलो पी है उसको आप देख सकते हो, हाइट ऑफ इंडिविजुअल इसको आप देख सकते हो, तो बाहरी तौर पे जो चीज़ एक्सप्लिसिटली दिखाई दे रही है, ऑब्जर्वेबल है, फिजिकल अपीयरेंस है, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं, ऑलराइट। और जो इंटरनल है, जो हिडन है, जो दिखाई नहीं दे रही है पर सारी चीज़ को कंट्रोल कर रही है पीछे छुप करके, है ना, उसको आप जीनोटाइप कहते हो। जो टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप क्या कहते हो, जीनोटाइप कहते हो। यही जीनोटाइप आपके फिनोटाइप को डिटरमाइन कर रहे हैं, पर ये जीन्स आपको नहीं दिखाई देते हैं, ये तो हमारी सेल्स के अंदर में मौजूद है ना, ये हमारे क्रोमोसोम के ऊपर अरेंज्ड हैं। क्रोमोसोम कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर में दिखाई दे रहा है ना, हर सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में आपको ये क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, इन क्रोमोसोम के ऊपर अपनी अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है जीन्स ने, और यही जीन्स आपकी हेरिडेटरी की यूनिट है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये जो कोड से इन्फॉर्मेशन उसको पास करती है, सारा कुछ इस जीन से ही रिलेटेड है, रेगुलेटेड आपका होता है। तो मेंडल ने प्रूव किया कि एक रेसेसिव जीन जो है इट कैन रीअपियर लेटर जनरेशन इवन इफ इट इज नॉट विजिबल इन द पेरेंट्स के अंदर में वो विजिबल नहीं है, लेकिन आगे की जनरेशन वो छुपा है, अपनी वो गायब नहीं हुआ है, वो बस छुपा हुआ है, आगे वो वापस से किसी न किसी जनरेशन में रीअपियर कर सकता है अगर होमोजाइगस कंडीशन उसको मिल गई तो। ऐसा आप समझ लो, इसको क्लास में समझाता हूँ ना तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, कि ऐसे एम्बीवर्ट और जो आपका एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट को मतलब नहीं है कि उसके आसपास में कौन है, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन एम्बीवर्ट को मतलब है कि उसके साथ में कौन है, अपने जैसा मिला तो बोल रहा है, नहीं मिला तो नहीं बोल रहा है ना। तो रेसेसिव ट्रेट एम्बीवर्ट होते हैं, अपने जैसा उनको मिला, स्मॉल वाई है या स्मॉल टी है, उसको स्मॉल टी या स्मॉल वाई मिला तो वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, यानी कि दिखाई देगा आपको, शॉर्ट हाइट दिखाई देगी, ठीक है, या ग्रीन कलर दिखाई देगा। और इसके केस में क्या है, जो डोमिनेंट वाला है, इसके केस में क्या है कि भाई इसको आप कैपिटल टी है उसको स्मॉल टी के साथ रखो या कैपिटल टी के साथ रखो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक्सप्रेस करने ही वाला है अपने आप को, है ना। टॉल हाइट दिखाई देगी आपको, वाई है कैपिटल वाई है तो वहाँ पर येलो कलर आपको दिखाई देगा। नाउ यहाँ पर डीएनए से हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मॉलिकुलर वाली जो बायोलॉजी फील्ड है, मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी, ये आपके यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है। डीएनए क्या है, अभी हमने बात की कि जीन आपके बेसिक यूनिट हैं, ठीक है ना। जब आप डीएनए को देखते हो तो डीएनए की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर डीएनए की जो स्टडी है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। डीएनए की जानकारी हमें लंबे समय तक नहीं थी एक हेरिडेटरी यूनिट के तौर पर, एक हेरिडेटरी यूनिट के तौर पर। ये जानकारी हमें कब मिली, 1953 में दो स्कॉलर्स हैं, वॉटसन और क्रिक, इन्होंने इसके डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रपोज किया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को प्रपोज किया। एक एक करके चीज़ें हुई, पहले कि डीएनए की डिस्कवरी हुई, देखा गया उसको सेल के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में, ये भी न्यूक्लियस के अंदर में, ऑलराइट। देन फर्दर यहाँ पर वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया, इसको बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो डबल हेलिकल है, ये दो हेलिक्स दिख रहे हैं ना, एक ये हेलिक्स है और दूसरा ये हेलिक्स है, तो इस तरीके से लंबा एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, ऑलराइट। और ये किससे बना हुआ है, डीएनए आपका एक बायो पॉलीमर है, कोई भी पॉलीमर आपका छोटी यूनिट से बना होता है जिसको मोनोमर कहते हो। जैसे इथाइलिन को, जो कि एक मोनोमर है, आप क्या करते हो, उसका पॉलीमराइजेशन करते हो तो पॉलीथाइलिन या पॉलीथीन जिसको सिंपल भाषा में कहते हो वो बन जाता है। पॉलीथीन कैरी बैग लेते हो ना प्लास्टिक को, कैसे बना है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, ठीक है, उससे बना हुआ है, छोटी छोटी यूनिट्स को मिला करके बना एक बड़ी चेन बनाई गई है। तो डीएनए आपका बायोपॉलीमर है, यानी कि बायोलॉजिकल पॉलीमर है, ये कोई सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, बायोपॉलीमर है, ठीक है ना। यहाँ पर भी छोटी छोटी यूनिट्स है, वो यूनिट्स क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स, वो न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड आपकी किस चीज़ से बनी होती है, इसके अंदर में नाइट्रोजनस बेसेस दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर में फॉस्फेट जो ग्रुप है आपको वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को, तीनों कंपोनेंट को आप मिला रहे हो, और एक पेंटोज शुगर है, एक शुगर बेस है, शुगर बैकबोन है जो पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर एटम यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस आपके, और साथ साथ में आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये तीनों मिलके नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर में क्या है आपके, ये सारे आ जाते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन और साइटोसिन। अगर डीएनए की जगह यहाँ पर आरएनए आप रख दोगे तो इसकी जगह पर यूरेसिल एक आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर यूरेसिल आ जाएगा, सिर्फ इतना सा चेंज हो जाएगा, इतना सा आपको चेंज दिखाई देगा। इन दोनों को, ये जो हेलिक्स के अंदर में आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पर बीच में क्या है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पर एक बेस पेयरिंग का रूल होता है। जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ में हमेशा बॉन्ड करता है,
ठीक है ना। और जो ग्वाइनिन है वो साइटोसिन के साथ में यहाँ पर बॉन्ड करता है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देता है। ये आपको जो इसकी बैकबोन है इस पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर की, वो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन लेबल की गई है। बेस पेयरिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब एक प्रोसेस होती है जिससे एक डीएनए से दूसरा डीएनए की कॉपीज बनती है, मल्टीपल कॉपीज बन रही है ना, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। जैसे आप बचपन में आता था ना वो कच्चा मैंगो बाइट का जेरोक्स मशीन में डालता है कई सारी कच्चा मैंगो मिलता है, तो वैसे ही रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। डीएनए की एक डीएनए से दूसरी डीएनए की कॉपी जो बन रही है उसको प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रेप्लिकेशन कहते हो। हमने 1990s में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिससे आपको एम्बर एंड एम्बर इंट्रोड्यूस कराता है इस पोजीशन पे, जिसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये खत्म हुआ अर्ली 2000 के अंदर में, और यहाँ पर हमने जो अलग अलग पूरा हमारा जो जीनोम है ना उसको वहाँ पे स्टडी की, जो मैपिंग थी अलग अलग जीन्स कहाँ पर लोकेटेड है आपके क्रोमोजोम के ऊपर, ये वहाँ पर पॉसिबल हो पाया। अब यहाँ पर एक एथिक्स का भी केस आ जाता है कि एक पर्टिकुलर सेल होती है हमारी जानकारी, जैसे एंथ्रोपोलॉजी में भी होता है ना कि आप फील्ड वर्क करो तो एथिक्स बहुत ज़रूरी है। आप कई बार क्या है बिना जाने समझे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। कोई आपको हो सकता है किसी ट्राइब में ब्लैक मैजिक हो या हेड हंटिंग की प्रोसेस हो, आपको लगे बड़ा सेंसेशनल चीज़ है, मैं बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दूंगा, आप उसको डॉक्यूमेंट करने लगे। पर यहाँ पर एथिकल वो एक कंसीडरेशन होता है कि सामने वाले ने आप पे ट्रस्ट किया और आपको रहने दिया, आपको उतना क्लोज आने दिया कि ये सारी प्रैक्टिस करो। चाहता तो भगा भी देता, आपको एंटर नहीं करने देता या आपके सामने करता नहीं, उसका ट्रस्ट है। आपने छोटा मोटा स्पाई कैमरा लगा के आप उसको रिकॉर्ड करने लगे, ट्रस्ट को ब्रीच कर रहे हो। वैसा यहाँ पर जेनेटिक्स की और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में भी ट्रस्ट वाला एंगल होता है। तो एक केस स्टडी हमें वही चीज़ बताती है, इसका कोई बहुत बड़ा कोई रेवलेशन नहीं है। एक टाइप ऑफ सेल होती है हेला सेल्स, एक इंडिविजुअल थी है ना जिनका नाम था हेनरिएटा, इनकी डेथ हुई और सर्वाइकल कैंसर से इनकी डेथ हुई 1951 के अंदर में। इनकी जो सेल्स हैं वो बहुत ही यूनिकली वायरुलेंट थी और बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करती थी रैपिडली। अब क्या किया गया, इनकी जो सेल है उसको कल्चर कर लिया गया और डेकेड्स तक उसको रिसर्च के लिए यूज़ किया गया बिना उनकी परमिशन के। ऐसे बहुत सारे केस हैं। हर इन्फेंट सन जिसका नाम जैक्स था उसका डीएनए भी यहाँ पर लिया गया ऑटोप्सी के दौरान में, ऑटोप्सी की जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो ठीक है ना, और इसको भी यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो। तो क्या हो रहा है कि भाई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का गलत तरीके से अनएथिकली जो यूज़ है वो आज के समय में टोटली अनएक्सेप्टेबल माना जाता है, ट्रस्ट को ब्रीच। इनफैक्ट जेनेटिक काउंसलिंग या कोई भी चीज़ होती है ना उसके अंदर में ये एथिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ट्रस्ट के कोड को इंटैक्ट रखता है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर जो ओरेगन लॉ है जो कि अभी यहाँ पर क्या करता है, इट नाउ मेक्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। उसके कंसेंट के बिना आप इसको शेयर नहीं कर सकते हो, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। कि आपके पास कोई गया टेस्ट कराने के लिए, आपको लगा कि ये तो पेशेंट बड़ा यूनिक केस है, स्टडी करना चाहिए, तो आपने क्या किया, उसका हेयर का एक फ्रेगमेंट डीएनए, तो आपको डीएनए की अगर जांच करनी सिर्फ हेयर का एक फ्रेगमेंट ले लो, थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, आपके पास उसका डीएनए आ गया और आप अब उसको स्टडी कर रहे हो। आपको लगे कम है तो पीसीआर जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है ना, लेट 20th सेंचुरी में, मल्टीप्लाई कर लो उससे आप। तो ये गलत माना जाता है, एथिकल कंसिडरेशन वाली, मोरालिटी वाली यहाँ पर बात आ जाती है। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन जब हो रहा है, एक डीएनए से आपने दूसरा डीएनए बना लिया है ना, इसके बाद एक दूसरी प्रोसेस भी होती है जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। डीएनए के अंदर में डबल स्ट्रैंड है ना, इसमें से डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड को यूज करके आप आरएनए को सिंथेसाइज कर सकते हो, ठीक है। आरएनए 3 प्रकार के आपके होते हैं, 3 प्रकार के आरएनए आपको मिलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है उसको यूज कर सकते हो आप आरएनए को बनाने के लिए, ऑलराइट। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है कई सारे वायरसेस वगैरह के अंदर में। अंतर यहाँ पर सिर्फ इतना होता है कि जो थाइमिन था उसकी जगह पर यहाँ पर यूरेसिल बेस होता है, बाकी एडेनिन भी है, ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ थाइमिन की जगह पर आपको वहाँ पर यूरेसिल दिखाई देता है, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। अब हमारे अंदर में भी जो कई सारे आप देखते हो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं ना बॉडी के अंदर में, प्रोटीन की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है। इस सब में हर एक बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे आप प्रोटीन को देखते हो, और प्रोटीन को बनाने के लिए ज़रूरी है आरएनए का, है ना। खासकर 2 किस्म के आरएनए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका जो राइबोसोमल आरएनए है जिसको आरआरएनए कहते हो आप, और एक आपका ट्रांसफर आरएनए जिसको टीआरएनए आप कहते हो। तो ये आरएनए आ क्या से रहा है, डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड लिया और आप उससे 3 तरीके के आरएनए बना रहे हो, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आप यहाँ पर आरएनए को सिंथेसाइज कर रहे हो, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन है, ऑलराइट। और जब ये आरएनए आपका बन जाता है, ये आरएनए आपका बन जाता है तो ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, इसकी प्रोसेसिंग भी होती है। हम एक लेक्चर लेके आएंगे जहाँ पर इन तीनों प्रोसेस को पढ़ेंगे और फिर आपको डिटेल में एक चीज़ समझाई जाएगी। प्रोसेसिंग होती है अंत में, स्प्लाइसिंग, ये सब चीज़ों को आप देखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट
जब ये पूरी तरीके से आरएनए तैयार हो जाता है तो ये न्यूक्लियस में से निकल करके बाहर आ जाता है, ठीक है। कहाँ पर आ जाता है? आपकी सेल बॉडी जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर में आपको आते हुए दिखाई देगा। अब यही जो आपको आरएनए मिला है इसका यूज़ करके प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है। डीएनए के एक स्टैंड से आपने क्या किया? आरएनए बनाया अलग अलग किस्म के, वो आपका ट्रांसक्रिप्शन था। अब इस आरएनए का इस्तेमाल करके जब आप प्रोटीन बनाते हो, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, वो आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है ना। प्रोटीन क्यों बनाना है आपको, कैसे बनता है, वो हम ट्रांसलेशन के ऊपर अलग से 20-25 मिनट लेक्चर लगेगा, वो लेकर के आएंगे तो समझाया जाएगा कि इसमें कैसे आरआरएनए क्या कर रहा है, इसके अंदर में टीआरएनए आपका क्या कर रहा है, चार्जिंग कैसे हो रही है, एक्टिवेशन क्या स्टेप है, इलॉन्गेशन का स्टेप, सारी चीज़ बताई जाएगी। तो सिंपली अभी आप समझो कि आरएनए से आपके क्या बना? प्रोटीन बना। प्रोटीन की ज़रूरत क्या है? हमारी पूरी बॉडी ही तो प्रोटीन है एक तरीके से। प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग बेस है, बिल्डिंग ब्लॉक है ना। कोई भी टीयर रप्चर कुछ भी हो रहा है बॉडी के अंदर में, प्रोटीन की ज़रूरत है। अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर में, एक्टिवेशन के अंदर में प्रोटीन का रोल दिखाई दे रहा है। आपके बॉडी में कितने सारे एंजाइम्स हैं जो मेटाबॉलिज्म से लेकर न जाने कितनी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, ये कई सारे एंजाइम्स आपके प्रोटीनिशियस इन नेचर हैं। आपकी बॉडी में 50 तरीके के हार्मोन हैं, अलग अलग हार्मोन्स पढ़ते हो, सबका अपना अपना काम है। ये हार्मोन प्रोटीनिशियस इन नेचर है, ठीक है ना। इनफैक्ट जब आप देखते हो कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में एंटर करता है, आपकी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश कर रही है, आपकी इम्यूनिटी वर्क कर रही है वहाँ पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये इम्यून सिस्टम के अंदर में जो एंटीबॉडीज़ है जो फाइट कर रही हैं एंटीजन के साथ, ये एंटीबॉडीज़ भी क्या है? प्रोटीनिशियस हैं। इनफैक्ट सांपों का जो जहर है ना वो भी 90% ज़्यादा, भी एक लेक्चर हमने बनाया था तो उसमें बताया आपको कि वो भी क्या है? प्रोटीनिशियस है। प्रोटीन इज़ एवरीवेयर, प्रोटीन के बिना तो कुछ है ही नहीं, इसलिए आपको प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन आपका यहाँ पर कैसे आ रहा है? इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के थ्रू। तो क्या क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं। mRNA कॉपी ऑफ डीएनए कोड मूव्स टू द सेल बॉडी, जो हमने बताया अभी। इट हैज़ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन, ये भी आपको ऑलरेडी बताया मैंने। राइबोसोम जो है वहाँ पर आरआरएनए वाला जो है ना, आरआरएनए हमने आपको बताया जो राइबोसोमल आरएनए है। अब राइबोसोम आपका एक सेल ऑर्गेनेल्स भी होता है जो ऑलरेडी आपका साइटोप्लाज्म में मौजूद है। राइबोसोम क्या कर रहा है यहाँ पर? ये रीड कर रहा है mRNA को, ठीक है, एंड लिंक्स द अमीनो एसिड यूजिंग द टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। जब मैं लेक्चर डिटेल लेके आऊँगा तो आप इस चीज़ को बेटर तरीके से समझ पाओगे। यहाँ पर जो राइबोसोम है ना, उसका काम क्या है कि वो यहाँ पर इस कोड को रीड कर रहा है। ये जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे सॉफ्टवेयर कोड होते हैं उस तरीके से कोड के फॉर्म में, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उस तरीके से कोड के फॉर्म में वो उसको रीड कर रहा है। कौन से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस वहाँ पर मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल AAG अगर है, एडेनिन और ग्वानिन है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा वहाँ पर अमीनो एसिड लाया जाए। अमीनो एसिड क्यों लाना है? बिकॉज भाई प्रोटीन किसका बना है? प्रोटीन अमीनो एसिड का बना है ना। अमीनो एसिड को जोड़ करके आप यहाँ पर प्रोटीन बना रहे हो, तो इसके अंदर में यहाँ पर mRNA और आपके जो टीआरएनए, तीनों का रोल है। mRNA एक टेम्पलेट के तौर पे यहाँ पर रोल प्ले करता है, RRNA रीडिंग के लिए आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है, और टीआरएनए उठा करके अमीनो एसिड को ला रहा है और उसकी लंबी चेन बना रहा है। तो पूरी प्रोसेस बताई जाएगी आपको किस दिन। पॉलीपेप्टाइड चेंज उसकी आपकी बन जाती है, यानी प्रोटीन की जो चेंज है वो आपकी यहाँ पर बन जाती है। प्रोटीन जो है आपके 100+ पेप्टाइड बॉन्ड्स के अंदर में दिखाई दे रहे हैं। इट डिटरमाइंस द शेप मूवमेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन की प्रोसेस को दिखाया भी गया है, कुछ इसी तरीके से ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। ये आपकी ट्रांसलेशन यूनिट है। mRNA यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 5 कैपिंग एंड है, ये 3 कैपिंग एंड है। शुरुआत में स्टार्ट कोडॉन शुरू कर रहा है, अंत में स्टॉप कोडॉन वहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है, ये राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट है। पढ़ा होगा ना बचपन में आपने। तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं, ठीक है। और टीआरएनए आप देख रहे हो, ये लाल आके यहाँ पर अमीनो एसिड किस तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहा है। अभी जिनको पता है उनको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं पता है फर्दर लेक्चर जब आएगा तो आपको बेटर तरीके में समझ में आएगा। इन प्रोसेसेस के बाद हमारा एम्बर नंबर के अंदर में हमें समझाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है विथ द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। डार्विन कह रहे थे, बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन में इनहेरेंटली बहुत सारे वेरिएशन हैं। ये वेरिएशन कहाँ से आ रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर? ये वेरिएशन कहाँ से आ रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर? इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। डार्विन तो उसको बता नहीं पाए, लेकिन उनके जाने के बाद कई सारे लोगों ने इसको बताया। इसमें से सबसे पहला जो तरीका है आपका वो होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, है ना। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर में, सेल साइकिल के अंदर में आप देखोगे अलग अलग स्टेप्स हो रहे हैं, है ना। मियोसिस फॉर एग्जांपल आप देखोगे, मियोसिस के अंदर में एक पर्टिकुलर प्रोसेस अकर करती है जब आप मूव कर रहे हो फ्रॉम पैचाइटीन, ठीक है ना,
मियोसिस है, मियोसिस के अंदर में प्रोफेज 1 है और प्रोफेज 2 है। प्रोफेज 1 के अंदर में आपकी अलग अलग प्रोसेस आपको दिखाई दे, अलग अलग इस प्रोसेस के अलग अलग स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है, पैचिटीन है ना, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, तो एक सीक्वेंस में चलता है। लेप्टोटीन से शुरू होती है, इस तरीके से चलता है। जब आप पैचिटीन और पैचिटीन के आगे डिप्लोटीन की तरफ जा रहे हो, इस स्टेप के अंदर में, इस ट्रांजिशन फेज के अंदर में एक फिनोमेना अकर करता है जिसको आप क्या कहते हो, क्रॉसिंग ओवर कहते हो। क्रॉसिंग ओवर के अंदर में क्या है, जो पैटर्नल क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमैटिड्स हैं इनफैक्ट, है ना, वो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, और उनकी क्रॉसिंग जब हो रही है तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको आप क्या कहते हो, चियाज़मेटा कहते हो। ऑलराइट, चियाज़मेटा कहते हो। इसी समय जो एक्सचेंज ऑफ जीन्स है वो आपको देखने को मिलता है, और इसी के वजह से रैंडम कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसलिए आप कहते हो ना, थोड़ी चीज़ में पेरेंट की दिखाई दे रही है, मदर की तरह दिखाई दे रही है, थोड़ी इसमें फादर की झलकी दिखाई दे रही है, वो मोज़ैक होता है बच्चा जो एक चाइल्ड है। इट इज़ नॉट टोटली लाइक मदर, इट इज़ नॉट टोटली लाइक फादर, इट इज़ अ मोज़ैक, इट इज़ अ ब्लेंड। वो ब्लेंड कैसे हो रहा है, ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो कि सेल साइकिल के दौरान में मियोसिस के अंदर में, प्रोफेज 1 के अंदर में अकर कर रही है। और भी इसके सोर्सेज है, बट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। जीन्स जो है वो रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, रैंडम वे में उनका एक असॉर्टमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। सेग्रीगेशन का जो स्टेप होता है ना, वहाँ पर भी ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अपने गेम को शो करता है हमें पॉपुलेशन के अंदर में। दूसरा, म्यूटेशन आप सबने सुना होगा, अलग अलग लेवल पे म्यूटेशन हो सकते हैं। म्यूटेशन क्या है, सडन इनहेरिटेबल चेंज है। जिन फैक्टर की वजह से ये होते हैं उनको आप म्यूटेजेंस कहते हो, और जो चेंजेस यहाँ पर आते हैं, वो जिनके अंदर में चेंजेस आते हैं उनको आप म्यूटेंट्स कहते हो। आपने जो एक्समैन वगैरह की मूवी उसमें बड़ा इस चीज़ को वहाँ पर देखा होगा। तो म्यूटेशन आपके सेल के लेवल पर हो सकते हैं, डीएनए के लेवल पर हो सकते हैं, क्रोमोसोम के लेवल पर, अलग अलग तरीके के, है ना। जैसे क्रोमोसोम के लेवल पे जो म्यूटेशन होते हैं उनको क्रोमोसोमल एबरेशन भी आप कहते हो। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक यूप्लॉइडी, एक एनयूप्लॉइडी। ठीक है ना, कभी हम पढ़ेंगे, उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस। ऑलराइट, यहाँ पर एम्बर एम्बर हमें इंट्रोड्यूस करा रही है दो तरीके के म्यूटेशन के थ्रू। एक आपका होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की यहाँ पर बात की गई होगी, बताया गया है कि नहीं बताया गया इन्होंने, अच्छा चलो नहीं बताया तो हम आपको बता दे रहे हैं, SNPs। और दूसरे आपके जो लार्जर लेवल पे क्रोमोसोम के लेवल पे म्यूटेशन दिखाई देते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, जैसे AAG है, एडेनिन एडेनिन ग्वानिन है, या AGC है, कुछ भी मान लो, इसमें से मैं एक न्यूक्लियोटाइड या एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसको मैं रिप्लेस कर दूं, हटा दूं, G को हटाकर उसके बीच में उसकी जगह पे कुछ और लेके आऊं, इससे क्या होगा, रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है ना, सिंगल पॉइंट पे वहाँ पर ये म्यूटेशन हुआ है, इसलिए इसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में भी देखा जाता है। ऑलराइट, तो ऐसे ही कई तरीके के म्यूटेशन होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए के सीक्वेंसेस के अंदर में चेंजेस लाएंगे। अब ये भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। जैसे गैलेक्टोसीमिया का एग्जाम्पल आपके एम्बर में दिया गया है, ये म्यूटेंट जीन है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस आपको दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन अर्ली एज में कुछ कल्चरल डाइटरी इंटरवेंशन अगर आप करोगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप के फूड को अवॉइड करोगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप के फूड का इंटेक करोगे, उसको रिप्लेस करोगे, तो वहाँ पर क्या है, इस कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में हम हर चीज़ को बायोकल्चरल लेंस के थ्रू पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ सिर्फ बायोलॉजिकल लेंस से होती तो उससे बढ़िया तो हम ये पूरे पोर्शन को लाइफ साइंसेज में पढ़ लेते हैं ना, क्या ज़रूरत थी एंथ्रोपोलॉजी में इसको लाने की। इसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो भी अपना रोल प्ले करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो आइडिया है, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है सिविल राइट, इसलिए कई बार इसको सिविल राइट इफेक्ट भी कहा जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना, ये एक रैंडम प्रोसेस है, अनलाइक दिस नेचुरल सिलेक्शन की जब हमने बात की थी तो वहाँ पर कंडीशन के हिसाब से नेचर सेलेक्ट कर रहा है कि कौन सा वेरिएशन ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा एडेप्टेबल है। बट जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, यहाँ पर भी जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये टोटली रैंडम है। इसके लिए कई बार एक एग्जांपल कई जगहों पे यूज़ किया जाता है कि मान लो एक आपका कुछ आसमान से, अंतरिक्ष से मीटियोर्स गिरने लगते हैं, उस मीटियोर्स में एक जगह पे 100 लोग थे, 100 लोग की पॉपुलेशन थी, उसमें 70 खत्म हो जाते हैं, मीटियोर्स आए, प्रलयकारी घटना हुई, कोई 30 बचते हैं। ठीक है ना, 100 लोग की जो पॉपुलेशन थी इसमें से किसी की आंखें नीली थी, किसी की हरी थी, किसी की पीली थी, कुछ भी मान लो अलग अलग थी, पर यहाँ पर 70 लोग चले गए तो कई सारे वेरिएशन उसमें से गायब हो गए। अब 30 जो लोग यहाँ पर बचे हैं वो टोटल जीन पूल जो पहले था उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर में क्या हुआ, चेंज आया। पहले मान लो
30 थे आपके हरी आंखों वाले, 30 थे आपके गुलाबी आंखों वाले, 30 थे आपके पीली आंखों वाले, 10 थे आपके कोई और आंखों वाले। अब इनमें से कई सारे गायब हो गए। अब जो उसकी फ्रीक्वेंसी वो टोटली यहाँ पर चेंज हो गई। ये जो चेंज है ये टोटली रैंडम चेंज है ना, ये कंट्रोल्ड नहीं है। नेचर ने यहाँ पर कुछ सेलेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इस वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको आप यहाँ पर क्या कहते हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हो। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम यहाँ पर दो तरीके से देख सकते हैं। इसके दो तरीके के एक आप कहोगे ना मैनिफेस्टेशन बताए जाते हैं। पहला है यहाँ पर आपका जो फाउंडर इफेक्ट होता है। फाउंडर इफेक्ट के अलावा भी एक चीज़ यहाँ पर शायद होगी जो शायद हमें आपके एम्बर नंबर के अंदर में इन्होंने लिखा नहीं हुआ है। 10 सेकेंड। फाउंडर इफेक्ट क्या है? स्मॉल ग्रुप, एक पॉपुलेशन थी, अगेन वही मान लीजिए 100 लोग की पॉपुलेशन थी, हरी नीली पीली आंखों वाले। इसमें से एक स्मॉल ग्रुप जो है माइग्रेट करता है और चला जाता है दूसरे रीजन में, किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे, ठीक है ना। अब ये जो लोग यहाँ पर आए हैं ये टोटल जीन पूल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। मान लीजिए सिर्फ ये जो 10 लोग माइग्रेट करके आए हैं या 15 लोग 20 लोग जो भी आए माइग्रेट करके, इसमें से 90% हरी आंखों वाले हैं और एक दो हैं जो गुलाबी आंखों वाले हैं। अब कई सारी जो आंखें थी लाल पीली जो भी थी वो छूट गई वहाँ पर, वो इस नए एरिया के अंदर में नहीं आई। तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट न्यू जीन पूल आपको इस न्यू टेरिटरी के अंदर में तैयार होता हुआ दिखाई देगा। ये आपस में ब्रीड करेंगे, है ना, उस इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे और आपस में ब्रीड करेंगे। इनके जो ट्रेट्स हैं, इनके जो जीन्स हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और ये पूरी पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक टोटली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन के तौर पे दिखाई देगी एज फार एज द जीन फ्रीक्वेंसी इज कंसर्न कंपेयर टू द अर्लियर पॉपुलेशन। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। जैसे डंकर्स के एक रिलीजियस सेक्ट का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, जो कि जर्मनी की पॉपुलेशन थी और ये यूएस के अंदर में यहाँ पर आए थे। उनको वहाँ पर एक फाउंडर इफेक्ट के पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन है ना, वो एक रीजन को छोड़ के दूसरे रीजन में जा रही है, कुछ नए ट्रेड को लेकर के आ रही है, उनके बीच में कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, है ना। फॉर एग्जांपल कई जगहों पे होता है कि कोई कम्युनिटी है वो माइग्रेट की, वो दूसरे रीजन में गई, इस कम्युनिटी के बीच में जो एंडोगैमी थी या फिर जो आप कहोगे कि इन ब्रीडिंग थी उसको प्रेफर किया जाता था। इन अपने ग्रुप के अंदर में शादी करते थे, बाहर के लोगों से शादी नहीं करते थे, अपनी कम्युनिटी में शादी करते थे। तो ग्रेजुअली होगा क्या, उन्हीं के जो जीन्स है ना वो वहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहेंगे और पॉपुलेशन के अंदर में एक सेपरेट जीन पूल तैयार होता दिखाई देगा, बिकॉज वो आउटब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। वो बाहर के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ शादी नहीं कर रहे हैं, और शादी नहीं कर रहे हैं इसलिए वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है इसलिए वेरिएशन नहीं आ रहे हैं। तो उनका ग्रुप टोटली एक डिफरेंट जीन पूल को वहाँ पर सेपरेट करेगा। सिंस ये पूरा का पूरा जो शुरुआत है वो एक फाउंडर पॉपुलेशन की वजह से हुई है जो माइग्रेट करके यहाँ पर आई थी, इसलिए इसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। ये भी एक टोटल रैंडम आपका लुक होता है, रैंडम चांस होता है। इसी तरीके से इसका दूसरा जो मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि ये किताब में बताया नहीं इसलिए हम उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो होता है बॉटल नेक इफेक्ट। कभी भी आप बॉटल के अंदर में ना बॉलों को देखो, 10-15 कलर की बॉलें डाल दो और उसको जब आप शेक करोगे और ऐसे बॉटल को नीचे की तरफ ऐसे पुट करोगे, पतली सी बॉटल का नोजल है, उसका जो माउथ है काफ़ी छोटा है, उसमें से कुछ ही बॉल्स यहाँ पर आ सकती हैं, बाहर निकल सकती हैं, सारी बॉल्स वहाँ पे नहीं निकलेंगी, है ना। जो आ रही हूँ क्या है, बाई चांस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जाम्पल भी जब हम आगे कभी लेक्चर्स के अंदर में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, इत्मीनान से जेनेटिक ड्रिफ्ट को, तो वहाँ पर बताया जाएगा। जीन फ्लो भी एक मेजर फैक्टर है ना, जो कि यहाँ पर वेरिएशन को कॉज करता है अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्लो में क्या है, जीन्स पास बिटवीन पॉपुलेशन थ्रू मेटिंग, और ये डिफरेंसेस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करता जाता है, रिड्यूस करता जाता है। इंटरमीडिएट पॉपुलेशन वहाँ पर आपको बनती दिखाई देगी। चलिए अगला यहाँ पर क्या है, एक केस स्टडी आ जाती है यहाँ पर गैलापागोस फिंचेस की, ठीक है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए केस स्टडी दी हुई है। हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन वन मोर फैक्टर, वन मोर आइडिया जिससे आपका पॉपुलेशन के अंदर में वेरिएशन आता है ना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जब दो अलग अलग डिस्टिंक्टली रिलेटेड स्पीशीज को, ऑर्गेनिज्म को आप आपस में मेटिंग करवा रहे हो जो नेचुरली मेट नहीं कर सकते, इसके वजह से जो आपकी एक नई स्पीशीज़ या नया ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा, दिखाई देगा, उसको आप क्या कहोगे, एक हाइब्रिड कहोगे आप, है ना। एग्जाम्पल म्यूल, डोंकी को आप जब हॉर्स के साथ में मेट करते हो तो वहाँ पर आपको क्या म्यूल मिलता है। म्यूल लेकिन स्टेराइल होता है, वो अपने आप सक्सेसफुली दूसरे म्यूल के साथ में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लायन और टाइगर को आप मेट करते हो, है ना, उनकी हाइब्रिडाइजेशन कराते हो तो वहाँ पर आपको लाइगर मिलता है। पोटैटो टमाटो को आप कराते हो, पोमैटो आपको वहाँ पर मिलता है। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, है ना, ताकि क्या है, दो अलग अलग स्पीशीज़ या दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म
उनकी जो ट्रेड्स, उनकी क्वालिटीज़ आपको मिल सकें। जैसे इंडिया में ना शुगर केन जो है उसकी 2 वैरायटीज़ होती है नॉर्थ में साउथ में, सैचरम बारबेरी और सैचरम ऑफिसिनेरम। एनसीईआरटी में थी, किसी ज़माने में हमने पढ़ा हुआ था, आई एम नॉट श्योर 11th में था या 12th में था, बहुत साल हो गए, 15 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। तो वहाँ पर क्या था कि एक में शुगर यील्ड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, शुगर कंटेंट ज़्यादा है, और दूसरा जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट है इंसेक्ट और इन्वायरमेंट के प्रति। दोनों की क्वालिटीज़ डिज़ायरेबल हैं, आप चाहोगे कि दोनों की क्वालिटीज़ एक ही में आपको मिल जाए, है ना। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत पैसे वाला, आप चाहोगे कि आपका फ्रेंड या आपके साथ में जो भी है वो ऐसा हो जिसके पास दोनों क्वालिटी, मतलब पैसे भी हो, दिमाग भी हो, हेल्थ भी हो, सब कुछ हो, है ना। तो आप हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर करा रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन से दोनों क्वालिटी एक इंसान के अंदर में आ गई। डार्विन भी जब गए थे तो यहाँ पर गैलापागस जो फिंचेस है ना, जिसको डार्विन ने ऑब्जर्व किया था, उनके अंदर में भी ये सेम चीज़ दिखाई देती है। जो अलग अलग फिंचेस हैं वो उनके बीच में एडेप्टिव रेडिएशन दिखाई देता है, अलग अलग तरीके की इकोलॉजिकल नीशेस के अंदर में वो गई, सेग्रीगेट हुई, और जो भी उनके पास खाने के लिए चीज़ें थी, सीड है, कैक्टस है, जो भी उसको खा रही थी, उसके हिसाब से ही उनकी जो बीक्स है वो ट्रांसफॉर्म हुई, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि ड्यूरिंग ड्रॉट जो फीमेल ग्राउंड फिंचेस थी ये मेट करती है मेल कैक्टस फिंचेस के साथ में, मेल कैक्टस फिंचेस के साथ में ड्रॉट के सीजन के अंदर में, अनसर्टेनिटी का जो यहाँ पर टाइम दिखाई देगा। इससे क्या हुआ, जो ऑफस्प्रिंग है दे इन्फ्यूज्ड कैक्टस फिंच पॉपुलेशन विद न्यू ग्राउंड फिंच जीन्स। तो अब क्या है, इन दोनों के अंदर में जिनके ट्रेड्स अलग अलग थे, क्या है, इनकी मेटिंग आपने कराई, उससे आपको एक नया हाइब्रिड, एक मिक्स ट्रेड के साथ में जो पॉपुलेशन है विद इंडिविजुअल्स है वो आपको ओरिजिनेट करते हुए दिखाई देंगे, है ना। इससे क्या आपकी नई स्पीशीज़ आपकी बेसिकली बन रही है। अच्छा, फिर यहाँ पर स्पीशिएशन का जिक्र किया गया है, नई स्पीशीज़ क्रिएट कैसी होती हैं, इसमें बहुत डिटेल में तो बताया नहीं गया है, लेकिन ये बताया गया कि 2 तरीके के व्यूज़ हैं स्पीशिएशन को लेकर, न्यू स्पीशीज़ के क्रिएशन को लेकर। एक ट्रेडिशनल व्यू है जो डार्विन का व्यू था, जो इवोल्यूशन को एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस के तौर पर देखता है, धीरे धीरे ये प्रोसेस चल रही। दूसरा पंचुएटेड इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर स्टीफन जी गोल्ड करके एक स्कॉलर है, उन्होंने काफ़ी नॉवेल्स, काफ़ी किताबें लिखी हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि इवोल्यूशन को आप एक लंबे समय तक एक स्टैटिक प्रोसेस के तौर पे सीधे लाइन की तरफ चलती है, फिर वहाँ पर अचानक से एक रैपिड चेंज और उछाल आपको दिखाई देता है, न्यू स्पीशीज़ का वहाँ पर क्रिएशन होता है। तो लंबा समय स्टेबिलिटी और फिर एक क्विक डाइवर्जेंस आपको दिखाई देता है। ये दूसरा व्यू है जिसको आप पंचुएटेड इक्विलिब्रियम कहते हो। अच्छा, कई सारी एनालॉजी शायद यहाँ पर, हाँ ये है दी हुई है, मुझे लगा मिसिंग है, दी नहीं है इसी जगह पर। इवोल्यूशन के क्या एविडेंसेस हैं, आप देखोगे क्रिएशनिस्ट थे ना, वो आर्ग्यू करते थे कि नेचुरल जो सिलेक्शन है इसकी वजह से सिर्फ माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस आपको दिखाई देंगे, माइनर वेरिएशन दिखाई देंगे, छोटे मोटे, मतलब इंडिविजुअल के अंदर में जो चेंजेस आ रहे हैं, फिंचेस उनकी बीक में जो चेंज हो गया, ठीक है ना, किसी के बाल अलग हो गए, किसी के रंग अलग हो गए, माइनर चेंजेस तो इवोल्यूशन कर सकता है, ऐसे कुछ जो लोग थे उनका मानना था, जो कि साइंस और क्रिएशनिज्म को जोड़ करके देखना चाहते थे। लेकिन इनका कहना था कि जो मैक्रो इवोल्यूशन है, जो बड़े पैमाने पे चेंज होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान कर सकते हैं। न्यू स्पीशीज मैक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस ये सिर्फ क्रिएटर कर सकता है, ये नेचुरल सिलेक्शन या रैंडम ऐसी कोई प्रोसेस नहीं कर सकती है। कई सारे इसके लिए प्रूफ भी देने की कोशिश की गई, जैसे 2 सज्जन थे जो स्कॉलर थे, एक राइस और एक सॉल्ट, इन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने प्रोड्यूस किया स्पीशीज जो कि इनकेपेबल थी आपस में इंटरब्रेड करने की। 35 जनरेशन उन्होंने वहां पर क्या किया, देखा उस चीज को, और वहां पर ये एक इनकेपेसिटी आपको दिखाई देती है। कई सारे और आर्गुमेंट्स यहां पर आपको दिखाए गए, है ना। जैसे बड़ा फेमस आर्गुमेंट है जिसको हर डार्विनियन यहां पर काउंटर करने की कोशिश करता है, जो कि है वॉच मेकर आर्गुमेंट। कहीं भी आप इवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, डिबेट के बारे में पढ़ोगे ना, जो इवोल्यूशन का व्यू है, जो लोग नहीं मानते इवोल्यूशन को, जो लोग मानते हैं, ये इसका जिक्र जरूर होता है। तो ये किसने दिया था, विलियम पेले ने दिया हुआ था 1802 में, बहुत पहले, डार्विन के आइडिया से बहुत पहले। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि भाई कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आप देखते हो किसी चीज़ के अंदर में, तो उसका मतलब होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी किसी डिज़ाइनर के थ्रू आई हुई है। ये कह रहे हैं कि आप अगर रास्ते में चल रहे हो, आपको एक घड़ी मिलती है, घड़ी जैसा एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, तो आपको मान के चलना होगा कि यहाँ पर इसका कोई वॉच मेकर होगा। आपको मिली, आपको दिखा नहीं वो वॉच मेकर, घड़ी रास्ते में पड़ी मिल गई, उसका ये मतलब नहीं है कि उस घड़ी को किसी ने क्रिएट नहीं किया, उसका एक क्रिएटर है। वैसे ही लाइफ फॉर्म भी है ना, हमारी लाइफ जो है, स्पीशीज, ये सारी चीज़ें, धरती, ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ये बिना क्रिएटर के, बिना डिज़ाइनर के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो ये आर्गूमेंट वहाँ पर दिया गया है। डार्विनियन इसका क्या रिस्पॉन्स करते हैं, डार्विनिस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं दैट नेचुरल सिलेक्शन अकाउंट्स फॉर दीज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, है ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स लाइक आई, विंग, ये जो आपके हैं, ये ग्रेजुअल एडेप्टेशन के थ्रू आए हुए हैं। आई भी जो आपकी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गन है। ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इवोल्यूशन के थ्रू ग्रेजुअली आपकी डेवलप हुई है, एडेप्टेशन के थ्रू आई है। तो वो इस बिलीफ को काउंटर करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आप देखोगे,
एक न्यू आइडिया से आपको एम्बर इंट्रोड्यूस कराता है यहाँ पर, जो है बिहेवियरल इकोलॉजी का सब्जेक्ट। हम जब भी इवोल्यूशन को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर हम बिहेवियरल स्टडीज़ को भी करते हैं। एक फील्ड है जिसको आप बिहेवियरल इकोलॉजी कहते हो, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको करेक्ट बिल्कुल नहीं भी मानते हैं 100%, उनकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बिहेवियर इज अ सब्जेक्ट टू सिलेक्शन जस्ट लाइक फिजिकल ट्रेड। जैसे फिजिकल ट्रेड्स हैं हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं एडेप्टेशन के बेसिस पे, एक ट्रेड ज़्यादा एडेप्टेबल है, ज़्यादा सूटेबल है एक कंडीशन के अंदर में, तो वो पास डाउन हो रहा है। ऐसे ही सर्टेन बिहेवियर जो ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा एडेप्टेबल है, वो भी क्या है आगे की जनरेशन में पास डाउन करेंगे। तो ये एक फील्ड है जिसको आप कहते हो सोशियो बायोलॉजी और बिहेवियरल इकोलॉजी, जो बिहेवियरल और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के बीच में जो रिलेशन है उसको वहाँ पर पढ़ती है। हाउ बिहेवियर इज इकोलॉजिकली ड्रिवन, ठीक है ना। या जो एक सोसाइटल एस्पेक्ट होता है, जो हमारे सोशल बिहेवियर के पीछे एक बायोलॉजिकल थीम होती है कि हमारा जो बायोलॉजी है, हमारा जो ये पूरा का पूरा बायोलॉजिकल एलिमेंट है, ये हमारे सोशल बिहेवियर को भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसको भी कई स्कॉलर्स पढ़ते हैं। जैसे लायंस को देखोगे और आप कैट को देखोगे, इनके बिहेवियर के अंदर में डिफरेंस है। कैट मतलब जो दूसरी बड़ी कैट्स है, बिग कैट्स, जैसे जगुआर है, टाइगर है, ये सारे है ना। तो लायन को आप देखोगे इकलौता है जो कि ग्रुप में रहता है, जिसको आप प्राइड कहते हो। शेर के झुंड को आप क्या कहते हो, प्राइड कहते हो। बाकी ज़्यादातर जो आपके ऑर्गेनिज्म, बाकी जो आपके बिग कैट्स है ना, वो आइसोलेटेड है, वो सॉलिटरी रहती हैं, अकेले रहना पसंद करती हैं। तो इन्होंने कहा कि ये बिहेवियरल डिफरेंस जो है ये क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, इट इज़ लार्जली रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ऐसा कहना है सोशियो बायोलॉजिस्ट का या फिर बिहेवियरल इकोलॉजिस्ट का। ये कहते हैं कि जो आपके बाकी बिग कैट्स है, ये डेंस फॉरेस्ट में या किसी तरीके के फॉरेस्ट रेंज के अंदर में रहते हैं। ये छुप के बहुत ही शांत तरीके से धीरे धीरे कदमों को ला करके हाइड करके आपके ऊपर हंट करते हैं, है ना। शेर जो है ये कैसे कंडीशन में रहता है, ये ओपन ग्रासलैंड कंडीशन के अंदर में रहता है। दूर दूर तक पूरी तरीके से आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, कवर नहीं है, फॉरेस्ट कवर नहीं है, छुपने की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सामने से आप चेस कर रहे हो और हंट कर रहे हो, अपने शिकार को वहाँ पर दौड़ा रहे हो और पकड़ लो। ऐसे दुनिया के अंदर में, ऐसी कंडीशन के अंदर में जो ग्रुप का फॉर्मेशन है और ग्रुप के साथ में रहना, यह आपके सक्सेस ऑफ हंटिंग और आपके सर्वाइवल दोनों को यहाँ पे बढ़ाता है। इसीलिए बाकी जो बिग कैट्स हैं उनके बीच में सॉलिटरी बिहेवियर है और जो लायन है उसके बीच में आपको प्राइड का फॉर्मेशन, एक ग्रुप का फॉर्मेशन दिखाई देगा, बिकॉज इट इज एडेप्टिव, ठीक है ना। और जो कब्स हैं, जो बच्चे हैं, वो भी ज़्यादा सेफर रहेंगे, बिकॉज ओपन भाई ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो कोई दूसरा जानवर भी देख सकता है ना, जैकॉल है, बाकी जो क्या कहते हो हाइना फाइना है, वो भी देख सकते हैं, वो कब्स को, छोटे जो शावक जिसको कहते हो, शेर के बच्चे जो हैं, उसको मार सकते हैं। तो ग्रुप में रहेंगे तो बच्चे आपको सेफ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑल्दो कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि यहाँ पर कल्चर का रोल नहीं देखा गया। ये तो जानवरों की बात कर रहे हो, कल्चर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, सब कुछ बायोलॉजिकली डिटरमाइन नहीं है, कल्चर ऑल्सो हैज़ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। हम अकेले यहाँ पर ये नहीं सोच सकते कि सोशल बिहेवियर जो है इंसान का वो पूरी तरीके से बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है। ह्यूमन की जब आप बात करोगे खासकर, तो वहाँ पर कल्चर का भी एक रोल है। कल्चर एंड बायोलॉजी गोज हैंड इन हैंड। जैसे मार्गरेट मीड की एक रिसर्च है, हमने उसके ऊपर एक गफलत वाले चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर वो कंपेयर करती हैं कि अमेरिकन यूथ और दुनिया भर के कई भी सोसाइटीज़ में जहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू बच्चे बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब्स और ये सारे प्रेशर्स हैं उनके ऊपर, वहाँ पर एडोलेसेंस की एज में एक एग्रेशन दिखाई देता है। एग्रेशन भी नहीं, उन्होंने एक बेसिकली टर्बुलेंस की बात की है ना, कि लोग थोड़े से क्या है पर्सनालिटी के अंदर में एक डिलेमा को वहाँ पर शो करते हैं। पेरेंट्स के साथ में जो इक्वेशन है वो थोड़े से टर्मोइल आपको होते हुए दिखाई देंगे, जनरेशनल गैप के साइंस वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, रेबेलियस एटीट्यूड और नेचर दिखाई देगा, कॉन्फ्लिक्टसम एटीट्यूड दिखाई देगा। तो इसकी वजह क्या है? क्या ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं जो प्यूबर्टी के समय में आते हैं, या फिर ये कल्चर की वजह से हो रहा है? तो इसको पता करने के लिए वो समोआ में गई, मार्गरेट मीड जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। समोआ में जाती हैं तो देखती हैं, इनका मानना था, कंक्लूजन था कि समोन के बीच में चीज़ नहीं दिखाई देती, बिकॉज उनकी सोसाइटी बड़ी ओपन है और जो ट्रांजिशन है उनका एडोलसेंस से एडल्टहुड के अंदर में वो बहुत सिंपल है। ट्रांजिशन इज़ वेरी स्मूथ, उसके अंदर में कोई एक्सपेक्टेशन, कॉन्ट्रडिक्शंस, ऐसी चीज़ें जो कि हाइड की जा रही हैं या आपको बहुत रिस्ट्रेन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं है। इसलिए वहाँ का जो मिजाज है लोगों का बहुत ही काम है, उनके बीच में ये टर्बुलेंट एटीट्यूड नहीं दिखाई देता है, रिबेलियस एटीट्यूड नहीं दिखाई देता है ना। उनके इक्वेशन पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा बेहतर आपको दिखाई देते हैं। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि इट इज़ नॉट ड्यू टू बायोलॉजी, इट इज़ नॉट ड्यू टू हार्मोन्स जो चेंज कर रहे हैं। हार्मोन की वजह से होता है तो सारे दुनिया में सेम हार्मोन हो रहे हैं प्यूबर्टी के अंदर में, वही हार्मोन से सबकी बॉडी में, सबके अंदर में ये चीज़ दिखाई देता है, सबके पर्सनालिटी और एटीट्यूड में। इट इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चर। तो कल्चर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको सोशियो बायोलॉजिस्ट और बिहेवियरल इकोलॉजिस्ट कई बार इग्नोर करते हैं। जो
कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट को यहाँ पर रास नहीं आता है। अब यहाँ पर कुछ मॉलिकुलर एंथ्रोपोलॉजी की जो डेवलपमेंट है उसका भी जिक्र किया गया, एक टेबल बनी है, एक चार्ट बनी है मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर में जो हमारे अलग अलग चेंजेस आए, जैसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जो अभी हमने आपको डिस्कस किया, वन बेस पेयर के अंदर में कोई चेंज आ रहा है, इसको हम पढ़ सकते हैं बिकॉज मॉलिकुलर बायोलॉजी की जो फील्ड है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर गई है। STR जो है हमारे शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं, DNA जो है ना वो आपका क्या है, रेपिटेशन है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है वो कई बार रिपीट हो रहे हैं आपके, और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के बीच में सेम होता है। जैसे चिंपैंजी और हमारे बीच में आप देखोगे ना तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है या DNA हमारा जो है वो 98.7% सिमिलर है। मेरा और आपका या हम में से कोई भी इंडिविजुअल जो है उसका 99.9% DNA सेम है। ये सिर्फ 0.1% के अंदर में DNA सीक्वेंसेस के अंदर में आपको क्या मिलता है, वेरिएशन दिखाई देता है, अलग होते हैं हमारे सीक्वेंसेस। या तो थोड़े से जगह पे सीक्वेंसेस अलग होंगे, या फिर अगर वो सीक्वेंसेस भी सेम है तो उसका जो नंबर ऑफ रेपिटेशन है ना वो आपका डिफरेंट दिखाई देगा। आपके बाद अंदर में सेम सीक्वेंस 4 बार रिपीट है, मेरे अंदर में 25 बार है या 3 बार है या 1 बार है, तो वो नंबर ऑफ सीक्वेंस के अंदर में, रेपिटेशन के अंदर में वेरिएशन दिखाई देगा। इसी की वजह से हम सब आपस में अलग हैं। तो STR को भी हम आज के समय में पढ़ सकते हैं, SNPs को हम पढ़ सकते हैं थैंक्स टू द डेवलपमेंट इन द मॉलिकुलर बायोलॉजी। पहले के समय में हमें एक अच्छी तरीके से जो DNA है उसको आइसोलेट करना पड़ता था जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, मॉलिकुलर की स्टडीज़ के लिए, या इवन जो फॉसिल स्टडीज़ होती थी ना, एंशिएंट जो फॉसिल DNA है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था बड़ी समझ के साथ, बड़ी चालाकी के साथ, अगर आपको कोई स्टडी करनी है। आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको फ्रेगमेंटाइज्ड एक्सट्रैक्टेड DNA मिलता है, टुकड़ों में मिलता है, करेक्शन के समय में थोड़ा बहुत डैमेज होता है, तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो उस एंशिएंट DNA को। PCR जैसे हमारे पास टेक्निक मेथड है जो कि 1980s में जन्म लिए, एम्बर नंबर बताता नहीं किसने किया, कैरी म्यूडिस नाम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने PCR को डेवलप किया। क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। समझो मेरे पास एक DNA जो मैंने किसी के बाल से मिला, एक DNA का छोटा सा फ्रेगमेंट है, अब मैं इसके बेसिस पे पूरी स्टडी नहीं कर सकता हूँ, मुझे एक लार्जर फ्रेगमेंट चाहिए अपनी स्टडी के लिए, मैं PCR से उसको प्रोसेस करूंगा, उससे मुझे क्या है वो मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ उसको, ठीक है ना, एम्पलीफाई कर सकता हूँ बेसिकली। तो आई कैन मेक 1000 कॉपीज ऑफ DNA फ्रॉम अ स्मॉल स्पेसिमेन फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। चलिए आगे क्या है, डुअल इनहेरिटेंस की यहाँ पर थ्योरी दी। आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड, आखिरी पन्ना है यहाँ पर, 1.5 घंटे के अंदर में मैंने बात की थी, ऑलमोस्ट वही है कुछ। डुअल इनहेरिटेंस का यहाँ पर एक आइडिया है, ह्यूमंस इनहेरिट बोथ जेनेटिक ट्रेट एंड कल्चरल बिहेवियर। ये कॉन्ट्रडिक्शन है टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर। सोशियोबायोलॉजिस्ट और बिहेवियर इकोलॉजिस्ट जो है ना वो क्या बात करते हैं, बीच में ये मॉलिकुलर वाला टेबल आ गया इसलिए इसने सीक्वेंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, अदरवाइज सेम बात है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं कि सोशियोबायोलॉजिस्ट और बिहेवियर इकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि बायोलॉजी का रोल है आपके बिहेवियर को डिटरमाइन करने में। यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं कि भाई डुअल रोल होता है, बायोलॉजी के साथ साथ में कल्चर भी जुड़ा हुआ है। इस डुअल इनहेरिटेंस मॉडल को किसने सामने रखा है, बॉयड और पीटर रिचर्डसन जैसे स्कॉलर्स ने, ठीक है ना। नाउ एक सज्जन है हमारे जिनका नाम है विलियम डुरहम, ठीक है। विलियम डुरहम ने एक टर्म को यूटिलाइज किया, मेम्स। आज जो आप मेम्स यूज करते हो ना, ये मेम्स शब्द इन्होंने दिया है, डरहम साहब ने, लेकिन वहाँ पर मेम्स का मतलब ये सब नहीं जो आप आज समझते हो सोशल मीडिया पे। यहाँ पर मेम्स का मतलब है यूनिट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। जैसे जीन्स को यूनिट ऑफ जेनेटिक ट्रांसमिशन कहा जाता है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग डरहम साहब ने मेम्स टर्म को निकाला जिसका मतलब होता है यूनिट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। क्यों? बिकॉज इनका मानना है कि जस्ट लाइक जीन्स, जो हमारे मीम्स हैं वो कल्चरल ट्रांसमिशन को रेगुलेट करते हैं। कल्चर भी जो है वो आगे की जनरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, वो जा रहा है, भले सेम मैकेनिज्म से नहीं जा रहा है, उसका मैकेनिज्म अलग है, वो एक्वायर करना पड़ता है, पढ़ना देखना, दुनिया भर की समझदारी सोशलाइजेशन एंड कल्चरेशन के थ्रू हमें सिखाई जाती है, लेकिन इट हैज़ एन एडेप्टिव रोल टू प्ले जस्ट लाइक बायोलॉजिकल ट्रेट्स, है ना, उसी की तरह एडेप्टिव रोल इसका यहाँ पर है। और कोई इवोल्यूशन हुआ है, कल्चर और बायोलॉजी साथ साथ में चली है। ये आपको शुरुआत में भी हमने बताया था कि जब हमारे हैंड फ्री हुए, बायोलॉजिकल चेंज आया हमारी बॉडी में ना, कि हम इरेक्ट पोस्चर पे हुए, हमारे 2 पैर पे चलने लगे। ये क्या है, बायोलॉजिकल फिजिकल चेंज है। अब जब हमारे हाथ फ्री हुए 2 पैर पे चलने की वजह से, तो हमने फायर की डिस्कवरी की। फायर की डिस्कवरी क्या है, कल्चरल एक एडेप्टेशन है। अब जब कल्चर का एडेप्टेशन हमने यहाँ पर किया, कल्चर इवोल्यूशन हुआ, तो हमने फूड को प्रोसेस करके खाना शुरू किया, कुक करके प्रोसेस करके खाना शुरू किया, कुक्ड मीट को खाना शुरू किया गया। इससे हमारे जॉ के ऊपर जो स्ट्रेन था वो कम पड़ गया, है ना। तो हमारे जॉ के अंदर में श्रिंकेज आपको दिखाई दिया, हमारे फेस जो है वो श्रिंक किया। क्यों? पहले बड़ा क्यों था? बिकॉज रॉ फूड खाते थे, अनप्रोसेस फूड को आप खा रहे हो, ठीक है ना, उसको ग्राइंड नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, पकाया नहीं है, ज़्यादा फाइबरस फूड है, प्लांट वगैरह को आप कंज्यूम कर रहे हो, मीट को कुक नहीं कर पा रहे हो, है ना, उसके अंदर में बहुत सारा खिंचाव है, तो आपके जॉ के ऊपर इनॉर्मस प्रेशर पड़ता था। इसीलिए जॉ की मसल काफ़ी लार्ज होती थी और उन मसल को अटैच करने के लिए कई सारी मसल अटैचमेंट साइट्स होती थी, जो आप आगे पढ़ोगे, सजाइटल क्रेस्ट है, बाकी चीज़ें। इसीलिए फेस हमारा कंपैरेटिवली बड़ा होता था। आज के एप्स में भी आप देखोगे तो फेस साइज काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू ब्रेन का जो एरिया है। लेकिन जब हमने फायर की डिस्कवरी की
जो कि कल्चरल एक एडेप्टेशन था, तो उससे क्या हुआ, हमने अपना डाइट चेंज कर लिया और उसकी वजह से हमारा फेशियल फीचर रिड्यूस हो गया। ये क्या है, ये फिजिकल चेंज हुआ। तो फिजिकल चेंज की वजह से कल्चरल चेंज आया, कल्चरल की वजह से वापस फिजिकल चेंज आपको आते हुए दिखाई दिया। तो सब आपस में जुड़े हैं। मैं चाहूँ तो उसको 10 डिग्री और ले जाओ आपस में, कैसे चेंज जुड़ी हुई है, फिजिकल कल्चरल, फिजिकल कल्चरल, फिजिकल कल्चरल, है ना। इनफैक्ट जब आपका हाथ फ्री हुआ तो सिर्फ आपने फायर नहीं डिस्कवर किया, आप स्टोन टूल बनाने लगे, जो कि अगेन एक क्या है, टूल को आप कहाँ पढ़ते हो, मटेरियल कल्चर में पढ़ते हो, वो भी क्या है, कल्चरल चेंज है। तो यहाँ पर एक कोई इवोल्यूशन हुआ है, कल्चर और बायोलॉजी साथ साथ में चली है, अकेले में नहीं पढ़ना। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट बायो कल्चरल थीम को पोर्ट्रे करते हैं, इसको आगे लेकर के चलते हैं, रैदर देन सिंपली जो बायोलॉजिस्ट है या इवोल्यूशनिस्ट है जो सिर्फ एक बायोलॉजिकल फिजिकल थीम के ऊपर, मॉलिकुलर थीम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इनकॉम्पिटेंस की यहाँ पर बात है कि बिहेवियरल इनकॉम्पिटेंस लीड्स टू द एक्सटिंक्शन एज श्योरली एज द मॉर्फोलॉजिकल डिफिशियंसी, ऐसा हेनरी निसान के कहना है। ये कहते हैं कि भाई जैसे आपके मैल एडेप्टिव ट्रेट्स हैं, अगर आपके बायोलॉजिकल फिजिकल फीचर्स उतने बेटर नहीं है जो आपको एक इन्वायरमेंट के अंदर में एडेप्टिव एडवांटेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वह क्या है, एक बर्डन की तरह एक्ट करेंगे और इवेंचुअली आपका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। वैसे ही बिहेवियरल ट्रेट भी हमारे लिए ज़रूरी है, हमें सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करने में। अगर बिहेवियरल इनकॉम्पिटेंस दिखाई देगी, जिस तरीके का आपका इन्वायरमेंट है, जिस तरीके का आपका कॉन्टेक्स्ट है, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, उस हिसाब से आपके बिहेवियरल कंपोनेंट्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, आपके एक्सटिंक्शन के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ चैप्टर 3। हैज़ बीन अ लॉन्ग चैप्टर, लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न हियर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी चीज़ में डाउट है ना, तो उसको आप चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक डाउट क्लियरिंग सेशन ला करके उन चीज़ों को फर्दर डिटेल आउट कर दूँ। ज़रूरी है कि आप लेक्चर को पूरा यहाँ पर फॉलो करो, बिकॉज अगर हमें बीच में दिखा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, आप आधा दूरी तक देख रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा आप इसको इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखा रहे हो, तो हमारा भी जो एक मोटिवेशन होता है कि अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको समझना है, उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तब तक हम बहुत सिंसियरली चीज़ों को एक के बाद एक लाते हैं। जब हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत इसकी है ही नहीं, तो फिर उससे बढ़िया तो हम जीएस के वीडियोस बनाएं, जिसकी ऑडियंस ज़्यादा है, जिसके बच्चे ज़्यादा हैं, है ना, या करंट अफेयर्स जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं देखना, जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ है, एनालिसिस। तो इट इज़ अप टू यू द सक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़ एंड द लॉन्गेटिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। पेड बैचेस के अंदर में अगर आपको एनरोल करना है तो हमारे मेंटोरशिप के, आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ और एनरिचमेंट के बैचेस यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अलग अलग फ़ी पॉइंट पे है, 6,999, 9,999, 11,999, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा बैच यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो इसकी डिटेल्स के लिए भी आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है okutkarsingh@gmail.com और इंस्टाग्राम भी मैंने आपको बताया हुआ है utkarsingh_here। शुरुआत में मैंने जो आपको एक लिंक दिया था सोशल मीडिया पेजेस का, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। सारी पीडीएफ भी आपको इन्हीं ग्रुप्स में मिलती है और मेरे कम्युनिकेशन आईडीज़ भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। सो लेट्स मूव अहेड और चैप्टर 4 में मैं मिलता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ये जो 13th वाला वीक है ना, 13 अप्रैल वाला जो वीक है, उसी वीक के अंदर में इस वीडियो को लेकर के आ जाऊँ। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए ताकि दूसरे लोग की भी हेल्प हो और हम नए वीडियोज़ कंसिस्टेंटली लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस